हेलो हेलो, हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? येस और नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अभी दिखाई नहीं दे रही हूँ बट आवाज तो आ रही है ना? जल्दी से चैट बॉक्स में भाई पता चल जाना चाहिए। एम आई ऑडिबल? येस और नो? क्या बात है, चलो भाई। Alright, so hello everybody and welcome to the session. I hope so I am audible clearly and clearly visible to you. If yes, तो जल्दी से chat box में बता दो, then we'll start today's session. क्या बात है, आवाज आ रही है? दिखाई दे रही हूँ सही एकदम सब कुछ? लैग वैग तो नहीं है? शुरुआत में ही बता दो। ऐसे लैग वैग होता तो नहीं है हमारी क्लास में कभी भी, है ना? वो तो बस हफ्ते में 3-4 दिन हो जाता है ना। हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, तो मतलब आपकी 3 दिन क्लास होती है, तो 3 में से 2.5 दिन के आसपास लैग आता है केवल, उससे ज़्यादा थोड़ी आता है ना? हंस क्यों रहे हो अभिषेक भैया? तुम्हारी वजह से लैग आता है। 1-2 दिन ही आता है। 1-2 दिन, 3 ही दिन की क्लास होती है उनकी। हाँ जी भाई, ऑडिबल विजिबल, क्या बात है। चलो भाई, तो आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 5, यानी कि फाइनल लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, एंड साथ ही साथ यहीं पे डाउट सेशन भी होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादा लेक्चर्स हुए नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आज का लेक्चर आप छोड़ दो जो आज होने जा रहे हैं, तो सिर्फ 4 लेक्चर्स हुए हैं, जिनमें से एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन हो जाता है जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हो, एंड जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें आपने टाइट्रेशन पढ़ लिया। तो ये तो बहुत बेसिक से 2 टॉपिक्स होते हैं जो आप सिर्फ थ्योरी 10 मिनट की जाके कहीं भी देख सकते हो हमारे चैनल पे, है ना? यहीं पे मतलब आप अगर मेरा वीडियो भी ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा मतलब उससे रिलेटेड भी, मतलब मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बेसिक से टॉपिक थे, क्योंकि इस चैप्टर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो होती हैं मतलब जो भी अपनी रिएक्शन है उसको बैलेंस करना, है ना? बाकी तो सिर्फ 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एंड इस चैप्टर में अगर आपको पता हो तो अभिषेक भैया चैट्स दिखा दीजिए मुझे, ठीक है? जल्दी जल्दी। हाँ, तो अभी मुझे चैट्स नहीं दिख रही है, रुक जाना 1 मिनट, ठीक है? हाँ, तो इस चैप्टर में जो 2 सबसे मेन चीज होती है, हमें वो बेसिकली ज्यादा फोकस करनी चाहिए, है ना? बाकी जो चीजें हैं उसको जितना मैक्सिमम डिटेल में हो सकता था, मैंने आपको स्टार्टिंग से यही कह के पढ़ाया था कि हम जितने हो पाएंगे क्वेश्चन वहीं पे लगाते हुए चलेंगे, ताकि आपको बाद के लिए कोई डाउट ही ना छूटे, ठीक है? तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। वैसे तो हमने रिएक्शंस भी क्लास में काफी सारी सिर्फ इसी रीजन की वजह से लगाई थी कि हमें इसका कोई भी डाउट सेशन अलग से एक्स्ट्रा ना लेना पड़े, ठीक है? लेकिन स्टिल मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको बेसिक भी कोई डाउट है तो हम आज के सेशन में कवर करेंगे उसको, ठीक है? सो जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हमने पहले पढ़ चुकी है और ऐसे ही हमने बात करी थी, ठीक है? चलो, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को, जो कि अपना लेक्चर नंबर 5 यानी कि लास्ट लेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर जो अपना था, जिसके नंबर हमको घर लेके आने हैं अगर आपको याद हो। तो हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर को खत्म, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड कल तो आपका सरप्राइज टेस्ट भी है ना? आई विल कम विद द सरप्राइज। पहला सरप्राइज तुम लोग के इस बैच का कल होगा मेरी तरफ से, है ना? पहला सरप्राइज कल मैं आपको दूंगी, जिसमें सरप्राइज के नाम पे मैं एक प्यारा सा टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ठीक है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखूंगी कि आप कर पा रहे हो या नहीं, है ना? कितना आप पढ़ के आ पा रहे हो, कितनी कहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं ट्राई करूंगी कि हम उस सेशन को काफी अच्छे तरीके से पूरा कर पाएं एंड हम कुछ जान पाएं आपके बारे में, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, ये जल्दी ओपी के लिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के साथ। चलो भाई, अब आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमें खत्म करना है इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 12th का दूसरा चैप्टर का नाम ही है। मतलब आज आप जो पढ़ने वाले हो वो सेम एज इट इज उसको उठाना क्लास 12th में रख देना, क्योंकि 12th में यही सेम आपको वहां पे पढ़ना होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, ये जो पीपीटी ली है मैंने 12th की क्लास से ली हुई है, ये 12th में मैं सेम पढ़ा के आई थी, ठीक है? तो ये आपको 12th में एज इट इज उठा के पढ़ना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। ऑफकोर्स एक तो रीजन है कि 11th में आने वाला है, एंड दूसरा रीजन है कि ये 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है? चलो भाई, यस, कल का सरप्राइज टेस्ट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। कोशिश तो यही रहेगी एमसीक्यू बेस्ड, बाकी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा थियोरेटिकल हो, ठीक है? चलो भाई, लेट्स गेट कल अच्छा एक और चीज, कल आपको डेयर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड प्रॉमिस है भाई कर दूंगी मैं, ठीक है? डेयर कर दूंगी मैं, ऐसा कोई डेयर से डर नहीं है, ठीक है? वो तो बस थोड़ा नए थे ना शुरुआत में, तो टेम लग गया थोड़ा सा, ठीक है? चलो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? स्टार्ट करें, शुरू करते हैं सेशन को। चलो, नहीं करें ना? बिल्कुल, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से समझो। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी समथिंग, और केमिस्ट्री
जो मैम हमको आती बहुत अच्छे से है ना, बहुत अच्छे से आती है मैम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस, इन सबसे बेस्ड जब आप कोई चीज पढ़ने वाले हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ी जाती है। पूरा चैप्टर आपको 12th का यहाँ पे नहीं पढ़ना, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे पढ़ना है ना, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हूँ, ठीक है। तो वो वाली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे पढ़नी है। यस मैम। अब लेट्स अंडरस्टैंड पहले तो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है रिलेशनशिप की स्टडी से। नहीं तुम्हारा नहीं, अब ये मत बोलना मैम इस टॉपिक में तो पढ़ते पढ़ते हमें रोना आ जाएगा, है ना। रिलेशनशिप की बात हो रही है और हम जन्मों जन्मों के सिंगल इंसान, है ना। दूर दूर तक मैम रिलेशनशिप छोड़ो, दोस्त भी होते तो दोस्त भी बन पाती या बन पाता तो हम खुश होते, लेकिन मैम बहुत ही ज्यादा दुखती हुई जिंदगी है, दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही हमारी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा उससे बाहर आओ, हम किसी और का रिलेशन पढ़ने वाले हैं और किसी और के रिलेशन में तो तुमको बहुत इंटरेस्ट आता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी करते हो रिलेशनशिप दो चीजों का बीच का। कौन से वो दो चीजें होती हैं? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच का। जैसे मैंने ये वॉच पहनी हुई है, मैंने एक वॉच पहनी हुई है, ठीक है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इस वॉच में, ये वॉच वर्किंग कंडीशन में कैसी है? मैम सेल की वजह से। तो सेल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअली सेल में कुछ केमिकल्स मिले होंगे जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे एंड उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेसिकली वर्क डन हो पा रहा है, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल रहे हैं, यही तो हो रहा है पूरे प्रोसेस में, है ना। जो बैटरीज होती है, सेल्स होती है, उसमें यही सब तो हो रहा होता है, उसमें तो यही सब हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि मैम केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं एंड उससे इलेक्ट्रिकल चेंज हमें मिलता है ना। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि पानी, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी डाल दो, आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर क्या करता है मैम? वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है ना। वहां पे क्या हुआ? वहां पे आपने इलेक्ट्रिकल चेंज दिया एंड कुछ केमिकली उस फॉर्मूला का ब्रेक डाउन कर दिया, केमिकल चेंज हो गया वो एक, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज कर दिया। तो ये जो आप रिलेशनशिप पढ़ते हो इसमें कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में क्या चेंजेस है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में क्या चेंजेस है, उसे आप बोलते हो अंडर दैट इज स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, ठीक है। तो वो होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का। चलो मैम वापस से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है किसकी स्टडी से? रिलेशनशिप, किसके बीच का? हम लोग का नहीं, इलेक्ट्रिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के बीच का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किससे डील करता है मैम? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये हो गया। मैम मुझे अपनी वॉच दे दो। वॉच तो बेटा ये यार, ये तो मैंने खुद से नहीं ली थी, मुझे ऐसे गिफ्ट मिल जाता है। देखो वैसे आई एम ए वेरी इंडिपेंडेंट वीमेन, लेकिन अब ऐसे बर्थडे और कोई गिफ्ट दे रहा तो मना नहीं कर सकते ना, तो फिर ले लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ चुपचाप। चलो, केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब ये तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखा है कि ऐसी रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, किस चीज का इनपुट या जनरेशन जहां पे होता है इलेक्ट्रिक करंट्स का, उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंडर पढ़ते हो, ठीक है। उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंडर पढ़ते हो। सो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो वो एग्जाम में आएगा नहीं, जो आएगा वो मैं बोल रही हूँ। तुम जो बोल रहे हो बेटा वो नहीं आएगा एग्जाम में, मैं जो बोल रही हूँ वो एग्जाम में आएगा। तो आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों में से किसकी बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ये तो मैम समझिए। अब मैम ने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक दिया कि ये सेल का एग्जाम्पल है ना, जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज दिखा हमें। एक मैम ने पानी का एग्जाम्पल दिया, वाटर का, जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज दिख गया हमको, इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज दिख गया हमको, ठीक है। यस मैम, ये दो चीजों का आपको एग्जाम्पल दिया मैम ने। इसी तरीके से दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ठीक है। दो टाइप के कौन कौन से सेल होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। अच्छा, आप जब क्लास 12th में जाओगे तो आपको सारी चीजें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़नी है, जो कि आप ज्यादातर मतलब 70% पोर्शन आप यहीं से पढ़ते हो, 70 to 80% पोर्शन। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो दो टाइप के कौन से सेल होते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसके और भी बहुत नाम होते हैं, वोल्टेइक सेल हो गया, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी का नाम होता है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो आप पढ़ोगे डैनियल सेल के बारे में, ठीक है। बाकी गैल्वेनिक सेल अलग होता है, उसके बारे में काफी कम करना पड़ता है। 2 सेकंड।
कुछ तो दिक्कत आएगी ना, है ना। अभी आवाज आ रही होगी बेटा, वो हमारे जो कैमरा पर्सन है इस स्टूडियो में, मतलब अभिषेक भैया आपके जो हैं, वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मतलब उनके काम की तारीफ करना शब्द कम पड़ जाते हैं, बहुत बेहतरीन काम है ना। कि अभिषेक स्माइल क्यों कर रहे हो इतनी ज्यादा? हाँ मैम क्या मतलब बहुत बेहतर बेटा, मतलब आप इनसे बोलो, वो हमने पढ़ा था ना, दही मांगोगे पनीर देंगे, पनीर मांगोगे खीर देंगे, तो इनसे खीर मांगो तो ये दही दे देंगे, दही मांगोगे तो ये कुछ और, मतलब इनका वो अलग काम है, उल्टा काम चलता है। देखो तो कितने सारे नो वॉइस आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक भैया को लग रहा था कि नहीं बीच में ही हम वॉइस एकदम से रोकेंगे। हाँ एकदम से तुमने रोक दी वॉइस, क्या बात है। अगर कल तुम लोगों ने बेटा अच्छे से काम किया, अच्छे से आंसर्स दिए, तो अभिषेक भैया का फेस रिवील, ठीक है, फेस सीधा रिवील। बच्चे भी कहेंगे मैम फिर तो हम आंसर ही नहीं देंगे। कैसा लगा अभिषेक तुमको ये सुन के? बेचारा यही, जब तुम लोग बेटा क्लास में नहीं होता तो इसी को रोस्ट किया जाता है केवल। चलो यहाँ पे आ जाओ वापस से, ठीक है, वापस से आ जाओ। दो टाइप के सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओ देखो क्या लिख रहे हैं बच्चे, तुम पढ़ रहे हो क्या लिखा है? व्लॉग में अभिषेक भैया को हम देख चुके हैं, वेरी गुड बेटा। उसके बाद मत देखना, अब उसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, ठीक है। उसके आगे आप जिंदगी में अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़िए। जा रहा है बेचारा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आ जाओ। तो एक गैल्वेनिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, इस सेल का एक और नाम मैम ने बोला वोल्टेइक सेल, ठीक है, और एक और नाम मैम ने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नोट करते हुए चलिए, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी उसका नाम होता है, तो किसी भी नाम से आपसे पूछेंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स हो गए मैम। ये सेल के हिसाब से इतना हमें समझ तो आया नहीं, तो चलो एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जिसके बारे में आपको 30% मैम ने बोला पढ़ना होता है 12th में, है ना। यहाँ पे तो खैर इतना जिक्र नहीं होगा। पहले तो आप सेल का मतलब समझिए। व्हेन आई से सेल, तो सेल ये नहीं कि घड़ी का निकाल लो मैम ये एक सेल, आप इसकी बात कर रहे हो, काइंड ऑफ एग्जाम्पल वो है, बट सेल का मतलब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे हम सेल का मतलब समझ रहे हैं एक वेसल, एक कंटेनर, जहां पे हम बेटा रिडॉक्स रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका नाम है। अब दो टाइप के सेल में डिफरेंस क्या होता है? तो मैम ने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा था और एक जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो ये क्या करता है, ये जो अपना गैल्वेनिक सेल है, ये वो पानी वाला एग्जाम्पल बस याद रखना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब पानी, पानी, वाटर, वाटर। मैम वाटर से क्या लेना देना इसमें? इसमें वाटर से ये लेना देना बेटा कि ये क्या करता है, वाटर जो होता है आपका, वो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल जाएगा, है ना। उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस करोगे तो केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, याद है ना, फॉर्मूला टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। यस मैम। अब बेटा कोई भी सेल के बारे में पहले आप समझ लो, अगर आपको नहीं पता, अगर मैं सेल बोल रही हूं तो ये एक सेल मैं बना सकती हूं, है ना, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो भी सोल्यूशन आपने लिया होगा, है ना, जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हो, मैं हर चीज का मीनिंग बता दूंगी, टेंशन मत लेना, बस सुनते हुए चलो, ठीक है। इसके अंदर आपने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन को आप बोलते हो कि मैम ये है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? वो सोल्यूशन अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा सोल्यूशन जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मैम? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मतलब होता है पर्टेनिंग टू, या फिर जिसको आप बोलोगे यहां पे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो आपसे मैम ने क्या बोला? मैम ने आपसे क्या बोला कि एक सेल लिया हमने जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, पूरा सेटअप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम कर रहे हैं। मैम इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी चीज का ब्रेकडाउन कर देना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यस मैम। अच्छा, जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हो उस सोल्यूशन को आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। ये छोटे छोटे से टर्म है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से बता दो कैथोड पे कैसा चार्ज होता है। अब मैं बताने जा रही हूं, इसके अंदर दो रॉड्स लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर दो रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है, दो रॉड्स लगी होंगी।
एक हमारे पास होती है बेटा पॉजिटिव रॉड, एक हमारे पास होती है नेगेटिव रॉड, है ना। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, बहकी बहकी बातों में तेरी, है ना। ये बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? कैथोड अपना नेगेटिव होता है। बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव भी बोला था, पर बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। खैर, अभी ये भी बताऊंगी कि तुम उल्टा भी कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं, वो दूसरे सेल में होता है ना, वो अपने दूसरे सेल में होगा। चलो खैर, तो पॉजिटिव अपना एनोड होता है। एनोड में होता है बेटा ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड में, ये कुछ ऐसी बातें मैम आपको बता रही हैं जो आप 10th में स्पेशली पढ़ के आए हो, ठीक है, स्पेशली, फिर भी मैम आपको ये बातें बता रही हैं। कैथोड जो आपका होता है उसमें आप करते हो रिडक्शन। बाकी रिडॉक्स में आप ये तो समझ ही गए हो कि रिडक्शन क्या होता है मैम। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन होता है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, है ना, इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। बाकी एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब लगा देते हो रीडिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन और रीडिंग्स के लिए। ये पूरा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बना दिया। पहले बताओ, ये समझ में आता है ना सबको? ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी ताकि आपको पता हो। ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। खैर, अभी आपने, अच्छा, इस पूरे को क्या बोलते हो आप? इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, जहां पे आप करने वाले हो इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप सो ये बेसिक सी बात जो 10th में आप पढ़ के आए हो आपको अभी समझ में आ गई होगी, क्योंकि हो सकता है हम कहीं पे बोले इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये मत पूछना कि मैम ये क्या होता है, ये एक सोल्यूशन होता है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होने जा रहा है। इनमें से कोई भी टर्म अगर मैं यूज करूंगी तो आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक से टर्म थे, मैंने इसलिए क्लियर किए एक बार ताकि आपको बचपन की जो, वैसे तुम प्यार भूल गए, वैसे बातें जो भूल रहे हो वो थोड़ी थोड़ी याद रहे तुमको, ठीक है। चलो, तो पहला सेल हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप सो नोट्स बन रहे होंगे साथ में, है ना, दिमाग चल रहा होगा साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो मैम होता है, ये हमारा एक ऐसा सेल होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसे? पानी। याद रखो, पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंजेस होते हैं, यही है अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब पानी का एग्जाम्पल वाटर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन फैसिलिटेट करती हैं। क्या फैसिलिटेट करती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब मैम देखो, रिडॉक्स रिएक्शन तो होगी, है ना, क्योंकि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है रॉड में और दूसरे में रिडक्शन, तो रिडॉक्स तो होगा। अच्छा, इस रिडॉक्स का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। आपसे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों सेल्स के बीच का, तो 3 डिफरेंस मैंने आपको समझाने हैं, ठीक है। पहला तो समझ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज होगा। दूसरा डिफरेंस समझिए, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मैम क्या मतलब है इसका? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज खुद से हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो चीज खुद से ना हो। अब मान लो मैंने ये सेल ले लिया, पानी से, याद रखा, पानी डाल दिया मान लो इसमें, मैंने बोला यार इसका ना इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। क्या खुद से इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ये चीज खुद से नहीं होती, आपको इनिशिएट करना होता है हर बार जब आपको रिएक्शन करानी है। सो दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शंस खुद से नहीं होती हैं। यस मैम। अच्छा, यहां पे कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव मानते हो। मैम ये कैसा बात हुई, ये कैसा डिफरेंस हुआ? ये तो ऑब्वियस हो गया ना। ऑब्वियस नहीं हुआ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। तो एनोड को पॉजिटिव मानेंगे जैसे मानते हैं, और कैथोड को नेगेटिव। बाकी सेम है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ये एक सेल है जिसमें ये पूरी कहानी हो रही है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बोलो किसे किसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है मैम? एक सेल होगा, 2 रॉड लगी होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, मतलब सोल्यूशन डाल दोगे, तो मैम इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज मिलता है हमें, ठीक है मैम। मैम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन खुद से नहीं होती, हमें करवानी पड़ती है ना। जैसे मैम H2O को जब आप तोड़ते हो, चलो NaCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मान लो मैंने ये NaCl को ब्रेक किया तो ये Na+ और Cl- में टूट गया। क्यों मैम? क्योंकि हमने इसको कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, या जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये हो गया मैम। इसमें हो क्या रहा होगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा मैम, और ये सोडियम पॉजिटिव आयन बना रहा होगा। वेयर एज मैम क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव आयन बना लेगा, है ना।
अब बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गिर लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। मैम यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मैम यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो आप इसको बोलते हो कि मैम ये ना हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इसके अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ये H2O के साथ भी हो सकता था, ये आपके मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल हम समझते हैं जो कि होता है गैल्वेनिक सेल। इसको जरूर नोट करना, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैम क्या होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में दो सेल लगे होते हैं, दो सेल आपस में जुड़े होते हैं, दो सेल आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है मैम, जैसे कि वॉच, घड़ी, गैल्वेनिक सेल मतलब वॉच, याद रखना है हमें, वॉच, वहां पे वाटर, यहां पे वॉच, वाटर मतलब वाटर बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो दिस इज वॉच का एग्जांपल, ठीक है, ये वॉच का एग्जांपल होगा। यस मैम, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, क्या हो रहा है सेल में मैम, केमिकल्स मिले हैं और मैम इलेक्ट्रिसिटी वाला काम हो रहा है, घड़ी चल रही है तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप हर मिनट इस सेल को निकाल के इसमें कोई रिएक्शन करा रहे हो ताकि ये इलेक्ट्रिकल चेंज हो? एक्चुअली नॉट, हमने तो मैम बस सारे के सारे केमिकल्स डाल दिए, अब रिएक्शन हो रही है और ये कहानी हो रही है। तो यानी कि ये रिएक्शन खुद से हो रही है। सो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, खुद से हो रही होती है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। दीज आर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक बड़ी ही अजीब सी कहानी होती है जो याद कर लो, नोट कर लो, 1 मार्किंग में आपको घुमाया जा सकता है। यहाँ पे कैथोड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम और एनोड को नेगेटिव चार्ज देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरे सेल की रिएक्शन को हम एक तरीके से समझ पाए, क्योंकि दो सेल कनेक्टेड कर रहे हैं तो कई सारी थ्योरीज की वजह से ये काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। तो मतलब मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बदलता है क्या? नहीं नहीं, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। मतलब कि जो आपका कैथोड है उसमें हो रहा होगा रिडक्शन जैसे होता है, और जो आपका एनोड है उसमें होता है ऑक्सीडेशन जैसा कि होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बदलता, बस यहाँ पे अगर कुछ चेंज होता है तो होता है इनके बीच का चार्जेस, ठीक है। तो एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव चार्ज दोगे। इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंड वोल्टेइक सेल भी बोलते हो, ठीक है। क्या आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का डिफरेंस पता चला? पहला डिफरेंस मैम, इलेक्ट्रोलिटिक ना इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है, ठीक है। और मैम गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टेइक सेल जो होता है ना, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। मैम जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल था ना, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, हमें करवानी पड़ती है रिएक्शंस। लेकिन मैम जो गैल्वेनिक सेल है ना, उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। मैम इलेक्ट्रोलिटिक में ना कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव रहता है, जैसे हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो यहाँ पे कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव बना दिया जाता है। खैर दोनों ही साइड, कैथोड में रिडक्शन और एनोड में ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे, ठीक है। क्या हो गया, क्या उल्टा बोल दिया है यहाँ पे? सही तो बोला है, इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड, कुछ और बोल दिया क्या? रॉन्ग नेम बोल दिया। अच्छा वापस से रिपीट कर दे रही हूं, हो सकता है। कैथोड को आप नेगेटिव चार्ज देते हो और एनोड को पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक में, यानी कि जैसा हम बचपन से पढ़ के आए वही रहेगा। लेकिन आप गैल्वेनिक सेल में कैथोड को पॉजिटिव चार्ज और एनोड को नेगेटिव चार्ज दे देते हो। यही तो बोला, सही तो है, सही तो बोला बेटा। कैथोड को पॉजिटिव, एनोड को नेगेटिव, लिखा तो है, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देते हो, ठीक है। बाकी कैथोड में रिडक्शन और एनोड में ऑक्सीडेशन दोनों जगह ये तो सेम होने वाला है। कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन, ये सेम होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये आपकी पूरी कहानी थी। पहली चीज तो ये आपकी पहले तो पूरी की पूरी कहानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक बड़े ही प्यारा सा सेल पढ़ना है जो कि है डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में जानो ताकि आप गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसे वोल्टेइक सेल बोल रहे हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ पाओ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा प्यारा सेल, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल तो ऑफ कोर्स एक साइंटिस्ट के नाम से आया।
ये एक टाइप का टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बोल लो, चाहे मैं गैल्वेनिक लिख दे रही हूं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। बहुत प्यार से बात को सुनना, प्यार की क्या जरूरत है मैम इसकी बात सुनने में, है जरूरत, प्यार से मतलब दिमाग से एकदम अच्छे से आराम से सुनना, ठीक है, आराम से एकदम सुनना, ठीक है। यहां पे आ जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, ये टॉपिक खत्म करके सारी चीजें क्लियर करेंगे बाकियों की, ठीक है, ठीक है। यहां पे आ जाओ। अभी तुम लोग रॉन्ग क्यों लिख रहे हो? हाँ, प्रीवियस स्लाइड का लास्ट पॉइंट रॉन्ग है, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वोल्टेइक सेल। क्या गलत है भाई, क्या हो गया? एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, सही तो है, क्या गलत है? इसे इलेक्ट्रोकेमिकल भी बोलते हो और वोल्टेइक भी बोलते हो, क्या गलत है? रॉन्ग नेम है मैम, क्या रॉन्ग नेम है, मैं समझ नहीं पा रही। लास्ट पॉइंट सही तो लिखा है, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैं समझ नहीं पा रही क्यों क्या? इसके पहले वाला रॉन्ग है मैम। हियर वी कंसिडर एनोड एज नेगेटिव रॉड, कैथोड एज पॉजिटिव रॉड, तो सही तो है। कैथोड को पॉजिटिव बोल रहे हो, एनोड को, इसमें ऑपोजिट कर देते हैं ना बेटा, इसमें ऑपोजिट कर देते हैं, कैथोड, एनोड को नेगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, सही तो लिखा है, क्या गलत है? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ये भी सही है। यहां पे एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, सारी तो सही स्लाइड है भाई, पहली स्लाइड, सबसे पहली स्लाइड, ओके। गैल्वेनिक सेल, अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, सॉरी, अच्छा, ठीक है, अच्छा, समझ गई, वो उल्टा मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। गैल्वेनिक सेल को, अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वोल्टेइक सेल, और इसी का एक एग्जाम्पल पढ़ते हो डैनियल सेल। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ के शायद वो लिख दिया होगा वहां पे, ठीक है, अभी सही, यही बोल रहे हो ना, अभी सही है? सॉरी यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अभी सही है? फाइनली पता तो चला इस इंसान को, ठीक है। वो थोड़ा सा बताया था ना स्टार्टिंग में तुम लोगों से कि एकदम से लिखते लिखते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब तारे जमीन पर की ईशान बन गई हूँ या कुछ टाइम से ऐसे क्लास में तारे जमीन की ईशान वाला फील आ जाता है कभी कभी यार, मतलब ऐसे पढ़ रही हूँ, इसको प्रॉपर पढ़ रही हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक पर दिमाग में चल रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा हुआ है, ऐसा। आई एम सॉरी यार, तुम लोग ऐसे पैर वैर छुआ के मानोगे क्या किसी दिन कि मैम इतना नहीं सह सकते हम गलतियों को? ठीक है यार, सॉरी, वो मेरी मम्मी वो देखते हैं अनुपमा, तो सॉरी, तो गाइस सॉरी, माय बैड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं, आई एलोपॉजी गाइस, आई एलोपॉजी फॉर दिस, तुम लोग का बेचारों का टाइम वेस्ट किया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ कर दो भाई, यहाँ आ जाओ वापस से, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो वापस आते हैं डैनियल सेल पे, ठीक है। अगर मैं डैनियल सेल की बात करती हूँ, जैसे गैल्वेनिक सेल एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना, डैनियल सेल नाम नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा सेल है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान सुनना। और इसको मैं इसलिए भी बना रही हूँ, वैसे तो ये पीछे वाली स्लाइड में बना हुआ है, यही है डैनियल सेल, लेकिन हम इसको बना के देखते हैं, हम इससे सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो डैनियल सेल में बेसिकली आपको 2 सेल लेने होते हैं, ठीक है। पहले तो आप 2 सेल लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हो आप? यहाँ पे 2 सेल लेते हो, ठीक है। एक ये हो गया, एंड इसी को मैं दोबारा बनाती हूँ, एक ये हो गया, ठीक है। यस मैम, पहले आपने 2 सेल लिए, अब आप इसमें क्या करते हो, इन दोनों सेल को कनेक्ट करते हो, दोनों में एक एक रॉड लगाते हो। अच्छा बेटा, जनरली हम 10th क्लास से एक सेल पढ़ के आए कि मैम एक सेल लेते हैं, 2 रॉड लगा देते हैं, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सेल होता है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसमें 2 सेल होते हैं, एंड देन आप 2 रॉड्स लगाते हो, रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2, ठीक है। तो आप इसमें 2 सेल्स लगाते हो, यस मैम। इन दोनों सेल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, इन दोनों सेल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, बीच में अगेन आई एम सेइंग वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सब लगाते हो ताकि आप रीडिंग ले पाओ, है ना, ताकि आप डिफ्लेक्शन देख पाओ, है ना। तो सेल ऑन करते हो, डिफ्लेक्शन वगैरह होता है, वो सब कहानी फिलहाल हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो बीच में से बल्ब लगा दिया, कई जगह पे बल्ब लगा देते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करी तब ये होगा, ठीक है। चलो
यस मैम, तो ये कहानी हो गई। यस मैम, अब क्या करते हैं मैम, अब इसमें बड़ी ध्यान से कहानी सुनना। आप 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो पूछोगे नहीं, वैसे मतलब ही बच्चे हो, पूछ भी सकते हो, तो मैं बता देती हूँ। एक साइड आप रखते हो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, एक साइड आप रखोगे बेटा ZnSO4 का सोल्यूशन, एंड वहीं दूसरे साइड आप रखते हो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन। ये डैनियल सेल का स्पेसिफिक एग्जांपल है, तो आप इस सोल्यूशन को कॉमन ही मानोगे हमेशा, है ना। मतलब इसकी जगह आप कोई और सोल्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि डैनियल सेल में जिंक, डैनियल सेल कुछ नहीं है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें आप जिंक कॉपर के सेल के बारे में पढ़ते हो। ये जिंक और कॉपर के सेल के बारे में बताता है, ठीक है। बस इसी को डैनियल सेल बोलते हो। जिंक और कॉपर के बीच की जब आप कहानी पढ़ रहे हो सेल में, तो वो डैनियल सेल कहलाता है, ठीक है। पहली चीज, ठीक है। चलो ये मैम समझ गए हम। अच्छा, अब एक साइड आप एनोड लोगे, एक साइड कैथोड लोगे, ठीक है। तो इसको आप मान लो ये आपकी एनोड वाली रॉड है, ठीक है, और ये आपकी कैथोड वाली रॉड है, ठीक है। एक को हमने एनोड माना, एक को हमने कैथोड माना। उल्टा करेंगे अब हम, एनोड को हम बोलेंगे नेगेटिव होगी मैम ये, है ना, और कैथोड को मैम बोल दो कि पॉजिटिव होगी। उल्टा मानते हैं ना इसमें, तो हम तो एनोड नेगेटिव हो गया, कैथोड पॉजिटिव। बेटा बाकी सारी कहानी सेम होगी, जैसा मैं बार बार बोल रही हूं। यहां पे होगा एनोड है, और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है उसमें एज इट इज, जो कैथोड है उसमें होता है रिडक्शन, ठीक है। ये भी मैम हम समझ गए, है ना, ये वाली बात भी हम समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एनोड में आप, जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है ना, उसमें जो रॉड लेते हो वो जिंक की रॉड लेते हो। ये जो पूरी रॉड है, है ना, चलो इसको थोड़ा खराब नहीं करते हैं। ये जो रॉड है ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। इस रॉड में हमने ये जो रॉड ली है, ये जिंक की रॉड बना दी हमने, ठीक है। और ये जो कैथोड है, ये जो हमारा कैथोड है, इसमें हमने बेटा लिए कॉपर की रॉड, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी ना, कॉपर की रॉड, ठीक है। तो आपने एनोड साइड जिंक की रॉड और कैथोड साइड कॉपर की रॉड, ये पूरा सेटअप लगा दिया। बीच में आप लगाते हो सॉल्ट ब्रिज, हर चीज का मतलब बता दूंगी बाद में, अभी टेंशन नहीं लेना। बीच में आप यहां पे लगाते हो एक सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये आपने रख दिया सॉल्ट ब्रिज, जिसमें आप KCl का सोल्यूशन या फिर पोटेशियम सल्फेट का सोल्यूशन भी लेते हो, KCl ऐसा सोल्यूशन। मैं इसमें ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। यहां पे आप एक सोल्यूशन लेते हो, यहां पे आप रखते हो एक सोल्यूशन, इसमें आप सोल्यूशन जो लेते हो वो लेते हो KCl सोल्यूशन अलॉन्ग विद अगर अगर पाउडर, ठीक है। अब ये मैंने पूरा सेटअप बना के दे दिया, ठीक है। ये हमने पूरा सेटअप बना लिया। अब इस सेटअप में हर एक का मतलब समझो, पूरे में होता क्या है। सबसे पहले यहां पे आप करने क्या जा रहे हो, आप करने जा रहे हो एक रिडॉक्स रिएक्शन। आप क्या करने जा रहे हो यहाँ पे मैम, हम करने जा रहे हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इसको, रिडॉक्स रिएक्शन करने जा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन करने जा रहे हो, ठीक है। चलो भाई यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, जल्दी से यहां पे आ जाओ, ठीक है। अगर, अरे हाँ, अभी अगर अगर के बारे में और अगर की बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। ये पूरा सेटअप मैंने बना के दिखाया। मैंने यहाँ पे बना के क्यों दिखाया, वैसे तो ये पीछे बना हुआ था मैम, आपने इसको क्यों बनाया, तो मैं इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको भी हैबिट में आए कि इसमें हो क्या रहा होता है। तो 2 सेल को उठा के कनेक्ट कर दिया, कौन सा, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा होगा मैम, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये केमिकल्स लगाए हुए हैं, बल्ब वगैरह क्यों लगाया था, लगा दो, आप भी लगा दो। यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा दो, है ना। तो बल्ब क्यों लगाया जाता है, बल्ब लगा दिया गया, ग्लो करेगा ये बल्ब, है ना। जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। चलो दिन ब दिन मेरा देख रहे हो तुम लोग कैसे ऐसे ड्राइंग कितनी अच्छी होती जा रही है, हर दिन ब दिन ड्राइंग देख रहे हो कितनी अच्छी हो रही है। नहीं देख रहे हो तुम, ये सब चीजें थोड़ी देखते हो, है ना, काबिलियत पे शक करते हो तुम मेरी चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हर एक का मीनिंग समझाऊंगी मैं।
तो बेसिकली हमने ये डैनियल सेल उठा लिया। अब हमें इससे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है बेसिकली। आपको पता है ये सेल थोड़ा खराब होता है। खराब मतलब मैम ये बहुत महंगा सेल होता है, बड़ा महंगा सेटअप लगता है इसमें, और इसमें जो जितना वोल्टेज जनरेट हो पाता है वो अराउंड 1.10 के आसपास होता है। अब 1.10 वोल्ट के लिए इतना खर्च, पर ये बहुत अच्छा सेल होता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए। जनरली इससे इतना वोल्टेज हमें क्रिएट होके नहीं मिल पाता, बट ये एक अच्छा सेल माना जाता है फिर भी समझने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी तो हम इसको वैसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो खैर शुरू करते हैं कहानी को। अब हुआ क्या मैम, पूरे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कैसे, सुनना। यहां पे बेटा एनोड में आपने जिंक की रॉड रख दी, और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो हम एक एक की कहानी समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहली कहानी हमारी है एनोड में। इन एनोड में सोचो हो क्या रहा होगा मैम। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कैसे लॉस होगा मैम, जिंक की जो रॉड है, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपने इसमें करंट भेजा, ठीक है। मान लो ये आपने रख दी करंट की डायरेक्शन, ये आपने रख दी आई की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये आपने करंट की डायरेक्शन रख दी, इसको मैं करंट ही लिख देती हूं, ठीक है। करंट आई, ठीक है। यहां पे हमने करंट इस साइड फ्लो कराया। यस मैम। कहानी में हुआ क्या कि मैम यहां से जब ये कहानी स्टार्ट हुई तो जिंक की जो रॉड है उसमें ऑक्सीडेशन होने लग गया। जिंक के साइड पे ऑक्सीडेशन, बेटा इसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको आप बोलते हो रिडक्शन हाफ सेल, है ना। इनके और भी नाम होते हैं। इसको आप लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो, लेफ्ट हाफ सेल, है ना। इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, इसको आप एनोड हाफ सेल बोल सकते हो, एनोड हाफ सेल, है ना। इसको आप नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो, नेगेटिव हाफ सेल। ये चारों इसी के नाम होते हैं। इसको लोन करके एक ट्रिक होती है जिससे आप याद कर सकते हो, लोन, LOAN, यानी कि इसको आप लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो, O ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हो, A एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हो, और N नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो। तो आप लोन करके याद कर लेना इसको, ठीक है। बाकी जस्ट ऑपोजिट कर लो। इसको आप लेफ्ट है वो, तो ये राइट हाफ सेल हो सकता है ना, राइट हाफ सेल हो सकता है मैम ये, है ना। वो एनोड है तो ये कैथोड हाफ सेल हो सकता है ना। यस मैम। वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हाफ सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर सकते हो लोन से। अलोन नहीं हो तुम, लोन हो, LOAN, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हो सकते हैं फिलहाल। तो आपका जो एनोड है वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। तो आप देखोगे कि मैम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है। कहां पे आप पहले आ गए, पहले आप खुद के ऑक्सीडेशन के साइड आ गए, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आ गए। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम, जिंक का। कैसे हो रहा है मैं थोड़ा अंदर जाके बताती हूं उसके, ठीक है। मतलब ऐसे ऊपर से मत पढ़ो, सारी चीजें समझो हो क्या रहा होगा। सारी चीजें समझे थोड़ा सा, नहीं चलो समझते हैं। तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। अब एनोड जो है वो एक रॉड है जिंक की, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे असलियत में क्या हो रहा है कि वहां से जिंक कूद के नीचे आ रहा है। कौन मैम, Zn+2 के फॉर्म में जिंक नीचे आ रहा है। Zn+2 के फॉर्म में जिंक नीचे आ रहा है, यानी कि जिंक का लॉस हो रहा है। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये जिंक की रॉड है। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके नीचे कूद के सोल्यूशन में आ गया। जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कूद के सोल्यूशन में आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे छोड़ के चला जा रहा है। जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है एनोड के साइड पे। जिंक की हमने रॉड रख दी थी और जिंक के आयंस, डैनियल ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने ऐसे जिंक की रॉड लगा दी और नीचे जिंक का सोल्यूशन बैठा हुआ है ना। नहीं डुबाऊंगी नहीं वैसे इसको, है ना। मान लो ये सोल्यूशन है, इसमें मैंने जिंक की रॉड डाल दी, तो क्या हुआ, जिंक से जिंक के आयंस नीचे आ रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। इस रॉड में इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद नीचे आ रहे हैं। हमने जैसे ही करंट पास किया, जिंक ऐसे करके जिंक नीचे कूदा, इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे छोड़ दिया, नीचे आया और अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर छोड़ दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जिंक ने। क्या कर दिया मैम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। यानी कि मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 में आ रहा है, जिसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हो। मैंने कहा यस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, यहां पे आए,
इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए उधर रॉड में। करंट के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। करंट अगर इस साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, करंट अगर इस साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दूसरे साइड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दूसरे साइड, यस मैम, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन कैथोड रॉड में आके बैठ रहे हैं। अब ये कैथोड की रॉड है, अब सुनना क्या होगा, ये कैथोड की रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नीचे कैथोड का कॉपर का सोल्यूशन था, जो आपकी कैथोड की रॉड है यानी कि कॉपर से मिलकर बनी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कॉपर के सोल्यूशन में CuSO4 ऐसे मिला हुआ है, CuSO4 बहुत सारे CuSO4 मिले हुए हैं। उन्होंने देखो अरे कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये मान लो रॉड है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज देख लिया उन्होंने, है ना, ऐसे ऐसे रॉड बनी हुई है, नेगेटिव चार्ज। अब ये कॉपर के आयंस छोड़ के इधर आ गए, कॉपर के आयंस उसको छोड़ के इधर जाके चिपकने लगे, तो यहां पे जाके लग गया Cu+2, Cu+2 यहां पे जाके चिपकने लगे। ये पूरा इस सेल में कहानी हो रही है। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रहे हो इस बार कि जब हम कैथोड की रॉड में आए, जब हम आ गए इन कैथोड, जहां पे मैम होता है रिडक्शन, उसमें कॉपर प्रेजेंट है +2 के फॉर्म में, और वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं जो जिंक के पास से आए और कॉपर में कन्वर्ट, कॉपर के आयंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये पूरा हो गया। 15 मिनट के टॉपिक को 1 घंटा बनाएंगी मैम। तुम बोल दो यार 15 मिनट में भी खत्म कर, एक बार बस तुम बोल दो 15 मिनट, तुम बोलो 15 मिनट, कसम से अगर 1 घंटे की जगह 2 घंटे तुम्हारे नहीं ले लिए ना, तुम मेरा नाम बदल देना समझ रहे हो बेटा, 15 मिनट क्या, तुम 5 मिनट में खत्म कर दो। मतलब तुम ये बात कह के मेरे 15 मिनट का लेक्चर क्यों सुनना चाहते हो, क्यों ऐसा काम करते हो? 15 मिनट का टॉपिक जो है आप 15 सेकंड में पढ़ सकते हो, 10 मिनट में भी, 5 मिनट का बुक खोलो, इतनी जरूरत नहीं है, इतनी देर में तुम पढ़ के भी आ जाते। बुक खोलो अपना, पढ़ो, बढ़िया पॉपकॉर्न खाते खाते पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे हम 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी बना सकते हैं, लेकिन नंबर घर आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि टॉपिक तो मैम 5 मिनट का भी है, छुड़वा ही दीजिए सीधा। दिमाग वाली बात तो ये भी कहती है, बट बेटा ये 12th क्लास में आता है, 9 नंबर का चैप्टर आता है, तो मान लो तुम 3 नंबर तो यहीं से पढ़ के जा रहे हो, तो थोड़ा सा याद रखा करो, ठीक है, थोड़ा सा याद रखा करो। यहाँ पे आ जाओ चुपचाप। चलो, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड दोनों में कहानी हो रही है, दोनों में कहानी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कहानी हो रही है, ठीक है। ये किसी में कोई, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, चैट बॉक्स में जल्दी से बताना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड, अगर मान लो मैं कुछ टाइम बाद इस सेल को देखने आऊं, तो इनमें से कौन सी रॉड है जो विद टाइम इंक्रीज कर गई होगी? रॉड इंक्रीज कर गई होगी मतलब उस रॉड में मास इंक्रीज कर गया होगा। विद टाइम एक रॉड है जिसमें थोड़ा थोड़ा कोई चीज बढ़ती जा रही होगी, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा होगा, उसमें कोई चीज आके लग रही होगी। मतलब काफी हिंट दे दिए। तो एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन बी। उसको मैं ऑप्शन ए बोल रही हूँ, इसको मैं ऑप्शन बी बोल रही हूँ। कौन से ऑप्शन में, कौन से सेल वाले ऑप्शन की रॉड है जिसमें जो रॉड है उसका मास विद टाइम इंक्रीज करेगा? वेरी गुड। तो आंसर है, सबने आंसर दे दिया है मुझे ऑलमोस्ट, आई गेस किसी का भी गलत आंसर नहीं आया। वेरी गुड वेरी गुड। कैथोड। क्यों? क्योंकि एट द एंड पता है कैथोड ऐसी दिख रही होगी, ये जो कैथोड की रॉड है और ये एनोड की रॉड है, तो कैथोड पता है ऐसे दिख रही होगी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद कैथोड ऐसे दिख रही होगी। इसमें कैथोड आके चिपकते जा रहे हैं, ये सारे कैथोड आके लगते जा रहे हैं, और ये रॉड ऐसे दिख रही होगी, ऐसी सी। क्यों? क्योंकि इससे आयंस गिर रहे हैं, इससे जिंक निकल रहा है और जाके इलेक्ट्रॉन यहां पे दे रहा है, तो कॉपर यहां पे चिपक रहा है, तो यहां पे कॉपर के आयंस चिपकते जा रहे हैं और वहां पे जिंक के आयन +2 के फॉर्म में नीचे गिरते जा रहे हैं। तो दिस, उसका आपको पूछा जा सकता है विद टाइम मास डिक्रीजेस, किसका? एनोड का, एंड विद टाइम मास इंक्रीजेस, किसका? कैथोड का। चलो भाई यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। चलो, तो ये आपकी 2 रिएक्शन होती है, इसी को डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का आप अगर जोड़ दोगे तो आप बोलते हो Zn प्लस कॉपर +2 से मिल रहा है Zn +2 प्लस कॉपर, है ना। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा ये पूरा है आपका
ये पूरा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन में डैनियल सेल के बारे में पढ़ाई। लास्ट टाइम बोल रही हूं मैं, डैनियल सेल में दो हैं सेल्स, दो सेल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक में एनोड लगाया, एक में कैथोड लगाया। जहां पे एनोड लगाया उसको नेगेटिव रॉड बोला, जो कैथोड है उसको पॉजिटिव रॉड बोला, ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड में रिडक्शन हुआ। एनोड में जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो जिंक सल्फेट का ले रहे हैं, कैथोड में जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट का ले रहे हैं। एनोड में हम जिंक की रॉड लगा रहे हैं और कैथोड में हम कॉपर की रॉड लगा रहे हैं। जैसे ही हमने इसको करंट प्रोड्यूस किया, जैसे हमने करंट भेजा कैथोड से एनोड की तरफ, जिंक यानी कि जो अपना एनोड वाली रॉड थी जो जिंक से बनी हुई है वो +2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है रॉड में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। अब उस रॉड से इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रॉड की तरफ जा रहे हैं जिसमें लगा है कॉपर की रॉड। उस कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जो कॉपर के आयंस है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के आयंस खुद के जाके उस रॉड में लग जा रहे हैं +2 के फॉर्म में। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। परफेक्ट, और मिला के बना दिया हमने अपना रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी एक डैनियल सेल की कहानी है जो आपसे एग्जाम में बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैम बीच में एक आपने सॉल्ट ब्रिज सा बोल दिया और इसमें पता नहीं क्या क्या लिख दिया, फलाना फलाना सा, ये समझा दो आप। अच्छा, अब आप देखो बेटा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो आप एक सेल में और दूसरे सेल में नेगेटिव चार्ज। मतलब मैम समझना, इस सेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जिंक +2 के सोल्यूशन, जिंक जो सोल्यूशन अपना था उसमें जिंक के आयंस आ गए। सोल्यूशन जिंक सल्फेट का था, आके बैठ गए जिंक के आयंस Zn+2 के फॉर्म में। तो एक टाइम बाद इस सेल की अगर मैं इस सेल की बात करूं, इस सेल में जिंक के आयंस गिरते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं। इधर साइड पॉजिटिव आयंस बढ़ते गए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो सकता है ना। एंड उधर साइड सोचो क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस रॉड में लग गए, यानी कि नीचे क्या बचा, कॉपर, सल्फेट में से कॉपर चला गया, मैम SO4 2- बचा। तो यहां पे बचा SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-, यानी कि मैम यहां पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, है ना। यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब दोनों सेल में आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप सोचो एक सेल में बहुत ज्यादा नेगेटिव, एक सेल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, एक टाइम के बाद रिएक्शन तो रुक जाएगी ना, सही बात है कि नहीं है। एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी। तो यहां पे आप लगाते हो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का सबसे मेन काम जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो बोलेगा सॉल्ट ब्रिज बताइए क्या करता है, तो आप बोलोगे मेंटेन्स न्यूट्रलिटी इन द रिएक्शन, इन द टू सेल्स लिख दो, रिएक्शन लिख दो, टू सेल्स। ये जो दो सेल्स हैं इनके बीच में न्यूट्रलिटी लाएगा। पर कैसे लाएगा मैम, इसमें रखा होता है KCl का सोल्यूशन या इसमें K2SO4 का सोल्यूशन ले सकते हो। तो ये क्या करेगा पता है, जहां पे पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं उसमें अपना नेगेटिव आयन भेजेगा, बोलेगा Cl भाई साहब तुम यहां आ जाओ थोड़ा सा, और जहां पे पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं, उसको बोलेगा भाई पॉजिटिव वाले तुम इधर चले जाओ। तो वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखा उसने अपना पॉजिटिव चार्ज भेज दिया, जहां पे पॉजिटिव बढ़ता हुआ दिखा उसने अपना नेगेटिव चार्ज भेज दिया। यहां पे जो KCl है, जो सोल्यूशन आप ले रहे हो अपने यूट्यूब वाले शेप में, इसको यूट्यूब रिवर्स यूट्यूब बोलते हैं, इनवर्स सॉरी उल्टा यूट्यूब बोलते हो सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज है ना, उल्टा यूट्यूब शेप का होता है, ऑपोजिट इन्वर्टेड यूट्यूब के शेप में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है मैम, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सेल में। क्या करता है सेल में, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यस मैम, चलो भाई एक कहानी ये हो गई। और अच्छा मैम, अगर पाउडर या जेलेटिन, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये आटे के काइंड ऑफ ही होता है, मतलब ये क्या करता है, गाढ़ापन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली फ्लो करवाने के लिए, ताकि K को एक साइड भेज पाए, Cl को एक साइड भेज पाए, तो उसके फ्लो को करने के लिए आप अगर पाउडर या जेलेटिन यूज करते हो इसके लिए, ठीक है, ताकि उसका फ्लो हो पाए, जो आप आयंस भेज रहे हो उसका अच्छे से फ्लो हो पाए, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी होती है। बोलो किसे किसे ये समझ में आ गया बड़ी अच्छी तरीके से, क्लियर हुआ, किससे किसे क्लियर हुआ, किससे किसे क्लियर हो गया बताओ, इन द चैट बॉक्स, जल्दी से इन द चैट बॉक्स, किसे किसे क्लियर हुआ, इन द चैट बॉक्स। मोबिलिटी मेंटेन करता है जो मैंने आपको बताया, फ्लो कराएगा, है ना। क्लियर ओके 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 ओके, बहुत सारे क्लियर हो गए, पक्का ना, अच्छे समझ में आ गया। देखो थोड़ा डिटेल में यार जाने में दिक्कत क्या है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही तो एक्स्ट्रा होंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कम से कम ये तो नहीं बोलोगे क्लास के बाद कि मैम तो कम पढ़ा के गई हैं। अच्छा ही लगेगा ये बोलने में कि मैम तो ज्यादा पढ़ा के गई हैं,
अच्छी बात है ना, ये तो आ गया, परफेक्टली क्लियर हुआ। ये पूरा डैनियल सेल था। अब देखो यार, ये बताने को तो मैं बताऊं, सच बताऊं, मैं 15 मिनट तुम बोल रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट का टॉपिक बोल रहे हो, मैं सच बताऊं तो ये 5 मिनट में आप देख सकते हो। सॉल्ट ब्रिज लगा है बीच में, ठीक है, जिंक के आयंस नीचे आ गए, कॉपर के आयंस रॉड में चले गए, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। पर कहानी जो हो रही है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि ये पूरी कहानी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अब बड़ा प्यारा सा काम आता है, एक डैनियल सेल की नोटेशन बताओ, या आप सेल नोटेशन किसी भी सेल की बताओ, कोई भी सेल की नोटेशन बताओ। अब सेल की नोटेशन का मतलब क्या है मैम? सेल की नोटेशन का मतलब होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। 2 मिनट का टॉपिक है पर 3 मिनट लूंगी तुम्हारे, ठीक है, इसमें भी 3 मिनट लूंगी। सेल नोटेशन, या फिर आप इसको बोलोगे सेल रिप्रेजेंटेशन। एक ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करिए जल्दी से। ट्रिक है आपकी ABC, ABC। हाँ जी मैम, DEF नहीं, सारे तुम, मुझे पता है आपको अल्फाबेट बहुत अच्छे से आते हैं, या कह लो आपको अल्फाबेट ही अच्छे से आते हैं, जो भी कह लो। फिलहाल A से नाम होता है एनोड, B से आप बोलते हो ब्रिज, एंड C से आप बोलोगे कैथोड। ये ट्रिक को याद कर लो बहुत अच्छे से। जब भी आप किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप ABC मेथड से करते हो। सबसे पहले जो एनोड में हो रहा है वो लिख दो, फिर जो ब्रिज में हो रहा है बीच में ब्रिज बना दो, और लास्ट में कैथोड में जो हो रहा है वो लिख दो। ABC मेथड क्या होता है ये मैम? सेल रिप्रेजेंटेशन। अब जनरली सेल रिप्रेजेंटेशन आप किसी से पढ़ोगे ना तो बड़ा टाइम लगता है समझने में कि यार एक सेल की समझ गए, दूसरे सेल की भूल जाते हैं, या हम लिखते टाइम भूल जाते हैं। सिंपल से याद रखो ABC मेथड। सबसे पहले आप एक एनोड रिएक्शन की बात करते हो, फिर ब्रिज बनाते हो, फिर कैथोड की बात करते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था वहां पे जिंक से, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे देखा था रिएक्शन में क्या हो रहा था मैम। रिएक्शन में जिंक था, इसको वहां कर देती हूँ, ठीक है। चलो, तो जिंक से मैम कन्वर्जन हो रहा था, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, एंड कॉपर उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा था। यही आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे थे, है ना? यस मैम। ये कैंसल आउट होके Zn कॉपर +2 था, है ना, प्लस कॉपर +2 गिव्स आउट Zn+2 प्लस कॉपर, ये बन रहा था मैम, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये आपकी एनोड रिएक्शन थी, यहां पे आप कर रहे थे रिडक्शन, यानी कि ये कैथोड वाली रिएक्शन थी, ठीक है। तो पहले आप एनोड में लिखो क्या हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन को हटाओ। मैम एनोड में हो रहा था जिंक से ऐसे एक लाइन से बताओगे आप, से जिंक से, यानी कि आप एक कन्वर्जन दिखा रहे हो। जिंक से मैम जिंक +2 में कन्वर्जन हो रहा था, और मैम कैथोड में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हट गए, कॉपर +2 से मैम कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, कॉपर +2, है ना। अब बेटा जिसके आप आयंस ले रहे हो उसका आप स्टेट भी लिखोगे, ठीक है, जिसके आप आयंस ले रहे हो उसका स्टेट। ये एक्वस स्टेट में था यहाँ पे, तो आप एक्वस लिख दोगे, आपको गिवन होगा, जनरली एक्वस स्टेट आपको लिखना होता है, ठीक है। ब्रिज कैसे बनाते हो? डबल लाइन से, इसे आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज, इसे आप बोलते हो ब्रिज, इसे क्या बोलते हो? ब्रिज। ब्रिज को आप 2 लाइन से शो करते हो, जो आपका यूट्यूब स्ट्रक्चर था उसको आप 2 लाइन से शो कर देते हो, और ये हो गया आपका ABC मेथड। पहले आपने एनोड लिखा, फिर आपने ब्रिज बनाया, फिर आपने कैथोड लिखा, दैट्स इट। किसी भी रिएक्शन को मैं आपको दे दूं, मान लो मैंने आपसे बोला कि बेटा एक रिएक्शन है, Ni से वो Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड उसी में कॉपर +2 से वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला चलो इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे, मतलब सॉरी, मैंने बोला इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब मैम इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, मतलब मैम इसका हो रहा है रिडक्शन। ये तो आपको पता ही है? यस मैम। भाई देखो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा था तो एनोड में ऑक्सीडेशन लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो कैथोड में आपने क्या लिखा? रिडक्शन लिख दिया। यस मैम। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए मैम हम बहुत अच्छे से। जैसे आप कहानी में आगे बढ़ोगे, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड में और ये होता है आपका कैथोड में, है ना। तो चलो भाई सेल रिप्रेजेंटेशन करो, क्या होगी, कैसे होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे होगी मैम? एनोड है Ni से Ni+2, है ना। मान लो मैंने एक्वस स्टेट बोल दिया, तो ये एक्वस में लिखेंगे मैम जहां पे आयंस है। मैम फिर हम ब्रिज बनाएंगे, एनोड लिख दिया, बी लिख दिया, सी कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर +2 एक्वस स्टेट में लिख देना, है ना, मतलब वो आपको स्टेट दिया होगा कॉपर। ये आपकी रिएक्शन है। तो ये ABC मेथड होता है। क्या आपको ABC मेथड समझ में आ गया? पहले एनोड लिखो, फिर ब्रिज लिखो, फिर कैथोड लिखो। ABC, एनोड ब्रिज कैथोड,
एनोड ब्रिज कैथोड। कोई बोल रहा है मैम कॉपर पे तो -2 हो जाएगा, बेटा कैसे हो जाएगा -2? +2 ऑलरेडी लगा है, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो -2, तो वो तो 0 हो गया ना, चार्ज 0 होगा, -2 नहीं होगा उस पर। -2 तब होता जब आप कॉपर से जा रहे होते कहीं आगे, कि कॉपर थे मैम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, कॉपर नहीं था, कॉपर के आयंस थे, कॉपर +2 था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कॉपर बनेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें क्लियर करते हुए चलो, देखो समझ लो, लास्ट डे आज तो तुमको पता ही होना चाहिए सारी चीजें, चैप्टर का लास्ट डे ये। तो बेटा एबीसी मेथड एक सबसे इजी मेथड है जो आप समझ सकते हो, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब रीड तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है रीड करने में, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है मैम ज़्यादा टाइम ले रही हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, अगर आप बोलोगे तो आपके बोलने पे भी मैम नहीं मानेंगी ये बात, मैम तब भी ज़्यादा टाइम लेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, है ना, फालतू कामों से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दो। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो जिंक से जिंक +2 है ना, ये देखो पहले आपने एनोड लिख दिया जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, फिर आपने एक ब्रिज बनाया, फिर आपने कॉपर +2 से कॉपर यानी कि आपने कैथोड लिख दिया, तो एनोड ब्रिज कैथोड, तो ABC मेथड हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलो भाई अब आप समझ ही गए, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इधर पे ऑक्सीडेशन हुआ और इधर पे रिडक्शन हुआ। ठीक है, वैसे ये मैं लिख नहीं रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये भी लिखना होता है। ठीक है, बस याद रखना वो ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये आपके ब्रिज को सिंबलाइज कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, और फिर लेफ्ट राइट वगैरह आप समझ ही गए। ये पूरा आपका इस तरीके से होता है सॉल्ट ब्रिज, और अपना सेल नोटेशन बेसिकली। ठीक है, यस मैम, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक पे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है मैम? आपने देखा था एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना भाई, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, कह रहे हो, एक साइड बोल रहे हो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, है? ये जो डिफरेंस था वो बदल गया। तो वो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो किसके बीच का मैम, आप निकालते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, एक जो इलेक्ट्रोड है, एक रॉड है आपके पास, और एक जो सोल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये जो चार्ज में डिफरेंस आ गया, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उस रॉड और उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैम वापस से फिर से मैम, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बन जाएगा किसके बीच में, जो आपने रॉड ली हुई है यानी कि इलेक्ट्रोड, एंड द इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सोल्यूशन लिया हुआ है। भाई हो क्या रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे मैम जिंक आता जा रहा था, जिंक +2 के फॉर्म में, मतलब रॉड में इलेक्ट्रॉन बैठ गए और नीचे +2 सोल्यूशन, जिंक मतलब पॉजिटिव सोल्यूशन आ गया। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और रॉड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि मैम जो रॉड ले रहे हो और जो सोल्यूशन ले रहे हो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड अपना इलेक्ट्रोलाइट। सेम दूसरे सेल में भी कहानी हो रही है, ठीक है। When the concentration of all the species involved in the half cell is unity, मान लो मैंने हर एक को 1 मान लिया, कॉन्सेंट्रेशन सबका 1 मोलर रख दिया, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, 1 मोलर हर चीज 1 मोल रख दी, 1 मोलर रख दिया, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। अब दोनों चीजें याद रखना, एक होता है ई ऑफ सेल, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है ई नॉट ऑफ सेल, इसको बोलते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, ये क्या होता है मैम? बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का 1 मोल रख देते हो, कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल मान लेते हो, टेम्परेचर को 298 केल्विन मान लेते हो, या जिसे आप 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, एंड आप यहां पे जो प्रेशर लेते हो वो 1 ATM और 1 बार मान लेते हो, नियरली 1 बार, 1.10 बार समथिंग होता है, 1 बार हमने मान लिया। तो जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लोगे, स्टैंडर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 ATM या 1 बार, तो उसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हो उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन सारी स्पीशी को यूनिटी ले लो यानी कि 1 ले लो, सारे स्पीशी जो भी आप ले रहे हो उसको 298 केल्विन पे भेजो, और जो सबका प्रेशर आप जो भी वहां पे लग रहा होगा वो हो रहा होगा 1 ATM या 1 बार का, तो उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वही इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का, बस वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, अब जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो किस पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मतलब कैथोड है, एनोड है, क्या है ना, क्या स्ट्रक्चर है मेटल का, कॉन्सेंट्रेशन आयंस का क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, खैर इससे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ गए? यस मैम। अब आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करोगे? ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले तो हम 2 सेल ले रहे हैं, है ना, 2 सेल ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करो दोनों सेल के बीच का, तो जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से हम एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि एक सेल पकड़ो, जाओ जाओ ये सेल है, मतलब एक कॉपर सल्फेट और एक जिंक सल्फेट 2 सेल थे, दोनों को जोड़ दिया तो ये कहानी हुई। मैंने बोला नहीं नहीं, सिर्फ जिंक सल्फेट का सेल ले जाओ और जाओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप तब निकालते हो जब कैथोड और एनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैं लिख देती हूँ उसको, लिखा ही हुआ था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालते हो कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके। ठीक है, यस मैम। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि दोनों में से कोई एक सेल पकड़ो और जाओ जाके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लाओ, कैसे निकालोगे? सोचो सोचो, कैसे हुआ इसका आंसर, कैसे हुआ? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझे? 2 सेल थे जो कनेक्टेड थे, एक कैथोड एक एनोड, इन दोनों से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते थे। कैसे मैम? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके। अब मैम ने बोला कि दोनों सेल नहीं दे रही हूं मैं बोल रही हूं जाओ एक सेल पकड़ के ले जाओ। एक सेल में क्या आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो? आंसर इज नहीं। हम कभी भी किसी सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मैम तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अरे उसमें तो 2 रॉड्स डली हुई थी, यहां पे तो 2 सेल में एक एक रॉड डली हुई है। एक सेल में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक सेल में केवल रिडक्शन हो रहा है। तो आप एक सेल से कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हाफ सेल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें दोनों हाफ सेल्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए एक नया टर्म आता है शी। जहां जहां कोई दिक्कत आई है, शी ही उस चीज को संभाल लेती है। ठीक है, कैसा लगा तुम लोग को? ये अच्छा लगा? अच्छे तो बेटा तुम एक इंसान भी नहीं हो, जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो तुम मेरे जोक्स को क्यों बुरा बोल रहे हो? तुम्हारे लिए वैसे ही जोक्स होंगे ना, मजाक था ये। यहां पे आ जाओ, चलो। शी क्या होता है? शी अपना एक नाम होता है, बेसिकली कैपिटल लेटर्स में लिख देना SHE। 1 बार का मतलब क्या होता है बेटा? वो क्या पूछा करते हो? हाँ, 1 बार मतलब एक बार नहीं जाना है। 1 बार मतलब 1 ATM या 1 बार वो प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, वो जब प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हो तब कहते हो। ठीक है, कह रहा मैम बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे इंसान हो गए ना तुम, समझ गए। और जिसने बेकार लिखा है उसको इसलिए बेकार लगा क्योंकि वो इंसान ही, मतलब समझ गए ना तुम आगे की बात। तो कहानी तो पूरी सिंपल थी। तो जिसने सही टाइम रहते बोल दिया अच्छा जोक है, वही जीता है। समझ रहे हो? वेरी गुड, मैं कह रही बहुत अच्छा जोक है मैम, नाइस जोक मैम। चलो यहाँ पे आ जाओ। SHE इज व्हाट? बेसिकली इट इज, फुल फॉर्म सुनो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहीं लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? चलो लिख देती हूँ, SHE ये होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज SHE बेसिकली। अब ये क्यों होता है मैम? आपको दुनिया में कोई भी जो 2 सेल थे, 2 हाफ सेल थे, कोई भी सेल आपको कोई उठा के दे दे, जाओ जाके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो आप SHE को दूसरा सेल मान के निकाल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैम वापस से, एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो एक ऑक्सीडेशन सेल हो चाहे वो आपका रिडक्शन वाला हाफ सेल हो, दोनों होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको कोई एक सेल दे दिया, तो IUPAC ने ये बात बोली कि अगर आपको कभी एक सेल कोई पूछ रहा है तो ऐसा करो, ये एक सेल मेरी तरफ से ले लो, ये हाइड्रोजन का सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का सेल है ये। इसमें मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है,
मतलब आप इस सेल को एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज कर सकते हो और इसी सेल को रिडक्शन हाफ सेल भी यूज कर सकते हो। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? हमने बोला कि कोई सेल था, किसी ने वो सेल तोड़ा और बोला लो जिंक सल्फेट वाले सेल का ना अकेले निकालो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम तुम्हें कॉपर वाला यूज नहीं करने देंगे। तो तुम जिंक सल्फेट का सेल लेके आ रहे हो मेरे पास, मैं IUPAC हूं, मैंने बोला IUPAC के थ्रू मतलब जो लोग थे उन्होंने बोला कि सुनो सुनो टेंशन मत लो, मैं तुमको एक सेल दे रहा हूं, ये लो ले जाओ इसको। तो उसने बोला हमारे पास ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, हमें इसको जोड़ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमें कोई रिडक्शन हाफ सेल दे दो ना। तो उसने हाइड्रोजन की सेल दे दी कि चलो ले जाओ इसको हाफ सेल मान लो रिडक्शन का। अब कॉपर वाले लोग आ गए कि यार हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वाला सेल है, इसमें हमको ऑक्सीडेशन हाफ सेल चाहिए। तो IUPAC ने बोला लो वही सेम सेल मेरे पास एक और था, तुम ले जाओ। मतलब ये जो हाइड्रोजन वाला सेल है ये एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज हो सकता है और रिडक्शन हाफ सेल भी यूज हो सकता है। तो ये इसका मेन कहानी होती है कि जब भी आपके पास कोई एक हाफ सेल होता है तो आप उसको इससे जोड़ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो SH ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है मैम? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जिसको चूज किया गया है ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर इलेक्ट्रोड्स का, जो भी अदर सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इससे निकाल सकते हो। बस बेटा 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस थे पूछ लेना। ये आपका एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। बस ये याद रखना कि स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन जिसे आप 25 डिग्री बोलते हो और प्रेशर 1 atm या 1 बार। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस आप इससे नोट कर सकते हो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट या गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, इसमें बेटा एक प्लैटिनम की आप फॉइल लगाते हो जिसमें प्लैटिनम ब्लैक लगाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, एक हाफ सेल है, रेफरेंस देखो केवल एक सेल है। अब हम मान लो किसी एक को लेके आ गए, कॉपर सल्फेट को लेके आ गए, तो इसको जोड़ दिया उसके साथ, है ना, इसको उठाया, किसी ने कॉपर सल्फेट के बगल वाले सेल को हटा दिया था तो हमने बोला जिंक का सेल, सॉरी हाइड्रोजन का सेल उठा लो, ये दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो आपने इसमें प्लैटिनम वायर लगाई, प्लैटिनम की वायर लगाई जाती है और यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक लगाया जाता है। ये प्लैटिनम ब्लैक जो है ये एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के काम आता है। ठीक है, तो मतलब जो एब्जॉर्प्शन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल सकती है तो ये एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास प्लैटिनम की फॉइल लगी होती है। क्यों मैम? क्योंकि प्लैटिनम क्या है, एक इनर्ट रॉड है जो रिएक्शन नहीं करने देगा। भाई आपस में रिएक्शन ना हो जाए, सोल्यूशन में रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, फिर दूसरे सेल की कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो हम बीच में प्लैटिनम वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस मैम, याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन एक्चुअली 2 टाइम्स करता है, गेन करके हाइड्रोजन भी बन सकता है। ठीक है, और फिर वही 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। ये दोनों कहानी यहाँ पे हो रही होती है। बताओ पहले इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स बता दो, चाहो तो नोट कर लेना। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 टाइम H पॉजिटिव भी बनेगा, है ना, H पॉजिटिव बनेगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है अभी बताते जाओ। ठीक है, 2H पॉजिटिव आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके H2 गैस भी बना देंगे। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी हो रही है। उल्टा लिख दिया, अच्छा सॉरी यहाँ पे लॉस हो रहा है, वहां पे गेन हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे गेन हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है लॉस, H+ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी हो रही है। बताओ कोई दिक्कत आई किसी को भी? कोई भी दिक्कत आई? मतलब यहाँ पे मैम ऑक्सीडेशन भी होगा, आप बोल रहे हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन भी होगा यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से इसका सेल नोटेशन लिख के दिखा दो, मतलब इस सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा दो। कैसे करोगे? A-B-C के फॉर्मेट में, है ना, एक एनोड है एक कैथोड है, जल्दी से करके दिखा दो एनोड और कैथोड कैसे बनेगा यहाँ पे इन द चैट बॉक्स। ठीक है, एनोड और कैथोड कैसे बनेगा? सोचो, एनोड कहाँ पे है मैम? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड, तो 2H पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है, एक सेकेंड 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, H में कन्वर्ट हो गया, है ना, इसको सही कर लेना यार। 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको लिख लो। और H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, दोनों एक ही लिख दिए। एक सेकंड रुको, वेट। H2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ अभी सही है। H2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन, मैं पूरा वापस लिखती हूँ, रुको एक सेकंड, तुमको मैं पूरा ही लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो
गलत नहीं लिखना, H2 जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है H पॉजिटिव, और ये जो 2 टाइम H पॉजिटिव है ये उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक तरफ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, और एक तरफ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, तो ये 2 कहानी हो रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन के आ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत पिटोगे जो छुट्टी छुट्टी लिख रहे हैं, समझ रहे हो। आज तो छुट्टी जल्दी नहीं होगी, आज छुट्टी जल्दी तो नहीं होगी, 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हो ना। हाँ, कल 10 मिनट जल्दी छूट जाना, पर आज 10 मिनट एक्स्ट्रा। वापस से बताती हूँ इस बात को, हाँ इस बात को वापस से बताती हूँ। कोई लिख रहा है, किसी ने क्या लिखा अभी जिंक वाला रिएक्शन लिख दी क्या भाई, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन लिखनी है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है। चलो आंसर इसका बताती हूँ पहले मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन खुद ही लूज करके हाइड्रोजन पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। 2 क्यों लगाया, बैलेंस करने के लिए बेटा, H2 तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे उतने, वैसे तो आप एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, बट जब वहां पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पूरी बैलेंस्ड लिख दी है एक बार में मैंने, वो पूरी एक बार में बैलेंस्ड लिखी हुई है। ठीक है, चलो वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया भाई। पहले आप एनोड लिखना, यानी कि H2 से H पॉजिटिव है ना, फिर आप बोल रहे हो कि मैम H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्जन हो रहा है। चाहो तो बैलेंस लिखना, चाहो तो यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना, है ना, जहां जहां 2 लग रहा हो लगा देना, मैं भी नहीं लगा रही यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने लगाई नहीं, आप 2 लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैम इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसी में रिडक्शन भी हो सकता है। तो मैम ये ऑक्सीडेशन सेल की तरह भी काम कर सकता है और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। प्लैटिनम का क्या यूज था मैम? बेटा प्लैटिनम जो है वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं हम कुछ रीजंस की वजह से। जैसे नंबर 1, ये एक इनर्ट मेटल होता है जो कि आपका करोजन नहीं लगने देता उसमें। ठीक है, नंबर 2, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। भाई इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरी जल्दी कराएगा पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें आप प्लैटिनम ब्लैक लगा लेते हो, ये एक छोटा सा मतलब बहुत फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है ना, मतलब कंकड़ जैसे नहीं होते है ना। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्लैटिनाइज इलेक्ट्रोड हम बना देते हैं। ठीक है, प्लैटिनम आपका इंप्रूव करता है रिएक्शन की काइनेटिक यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प देता है। ठीक है, चलो सबने करेक्ट आंसर लिखा था। मैम ये SHE का यूज क्या है, इसका क्या यूज है? सबसे पहले आप इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना, हाफ सेल का डिटरमाइन कर सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, और आप इससे करोजन, बैटरीज इन सब में हेल्प लेते हो, साथ ही साथ इसको इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज करते हो। सबसे मेन यूज क्या है इसका कि मैम आप इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो ऑफ एनी ऑफ द हाफ सेल किसी भी हाफ सेल को दे देंगे तो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो इससे। ठीक है, अब आपके पास इसी से रिलेटेड एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक लिस्ट होती है, बेसिकली सीरीज होती है जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज कर देते हो। ये एक सीरीज होती है, इस सीरीज में आप सारे के सारे एलिमेंट्स को डाल देते हो। ठीक, अब इसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे रखे हुए, इसको बहुत अच्छे समझना, ध्यान सुनना। सबसे नीचे लगा होता है फ्लोरीन। ये आपका जो लिथियम है यानी कि जो सबसे ऊपर है उसका आपने रिडक्शन पोटेंशियल, हर एक का आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। मतलब मैम अरे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे ना रिडक्शन हाफ सेल में, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। मतलब सेल जो इलेक्ट्रोड है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे आप देखो लिथियम का होता है माइनस का 3.05 वोल्ट। सुनना, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस का 3.05 वोल्ट। बस खत्म होने वाला है। और नीचे ब्रोमीन है, मान लो ब्रोमीन का पता है कितना है? हाँ, तुम बड़ी मजेदार बात सुनना, 1.06 वोल्ट। ये इन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना? यस मैम समझ गए हम ये कहानी। तो आप एक बात देखो, माइनस में वैल्यू है, मतलब समझ रहे हो, वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, वो सेल तो वोल्टेज दे ही नहीं रहा हमको, यानी कि ये जो लिथियम है ये रिडक्शन नहीं, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन के बेसिस पे लिखी हुई है, यानी कि लिथियम रिड्यूस होना नहीं चाहता, वेरी बैडली रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस नहीं होना चाहता, यानी कि ये होना चाहता है ऑक्सीडाइज।
ऑक्सीडाइज, wants to ऑक्सीडाइज। और जब बेटा कोई खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बोलते हो उसको? कौन सा एजेंट? खुद का ऑक्सीडेशन मतलब मैम किसी और का रिडक्शन कर रहा है क्या? हाँ जी मैम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर आपके देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स लगे हुए हैं, ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में लगे हुए हैं, और ये देखो 1.06 वोल्ट अच्छा खासा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मतलब ऐसे बेकार ही माना जाएगा, बट नीचे आते आते आप देख रहे हो जीरो से आप यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन को उठा लो। देखो हाइड्रोजन लगा होगा कहीं पे, ये रहा स्टार बना हुआ है, इस पे एस्ट्रैक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। बस यही चीज आप यहाँ पे नोट कर लो। हाइड्रोजन को हम क्यों बोलते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल बता सकता है आपको, क्यों इसको रिडक्शन की तरह भी यूज कर सकते थे और ऑक्सीडेशन की तरह भी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकलते हो वो जीरो निकल के आ जाता है। अब जीरो आ गया तो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ मानो चाहे रिडक्शन हाफ मानो। तो सेंटर में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो बड़े ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन तो कर ही नहीं पाते। तो ऊपर जाते जाते आप बोलते हो कि मैम ऊपर जाते जाते रिडक्शन बड़ा खराब हो जाता है, पुअर रिडक्शन। और नीचे आते आते यहां पे हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, नीचे आते आते गुड रिडक्शन। रिडक्शन के बेसिस पे आप ये सीरीज लगाते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बोल रहे हो मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिलो पोजीशन, है ना, यानी कि नीचे आपका रिडक्शन अच्छे से हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन नीचे आते आते वो अच्छे से हो सकता है, पर ऊपर जाते टाइम ये नहीं होगा। तो ये आपकी एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तौर पे जानी जाएगी, ठीक है। तो इस सीरीज में एक हाइड्रोजन होता है जो जीरो होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जाते जाते नीचे आते आते पॉजिटिव होते जाते हैं, मतलब नीचे आते आते एलिमेंट्स की रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती है और ऊपर जाते टाइम कम होती है। अब कोई ऊपर जाते आते ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब उसका कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और नीचे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कहानी होती है, छोटी सी, ठीक है। चलो अब पहले आप मुझे बताइए, ये तो आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है। बेसिकली मैंने इसलिए भी टाइम लेके बताया, देखो मैं खुद भी जानती हूँ 5 मिनट का टॉपिक, 10 मिनट का, 15 मिनट का, मैं 1 मिनट लेके ये बता दूं, ये टॉपिक 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इलेबोरेट करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में आपने A to Z, मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं खुद बोल दूं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने डिटेल में जाने के लिए, लेकिन वो यार ऐसा होता है जब आप चैप्टर पढ़ाते जाते हो, कोई टॉपिक आता है तो वो लगता है ना यार कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाओ ताकि समझ में आए चीज़ों को, ताकि समझने में ईजी रहे, है ना। बाद में ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हमें तो ये बताया ही नहीं गया, पता ही नहीं था, ये ना आए। तो थोड़ा उसका रीज़न था, ठीक है, वो बताने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक टॉपिक को बहुत इलैबोरेट कर दिया है। ये चैप्टर जो 5 लेक्चर में पूरा हुआ, ये बहुत इजीली 3 लेक्चर में हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बैच में हो, आप कोई फलाना 1 शॉट में नहीं बैठे हुए हो। 1 शॉट में 1 घंटे में पूरा चैप्टर भी हो सकता है, कराया भी है ना, लेकिन आप बैच में हो, तो मतलब बेसिकली आप एक तरीके से पढ़ने आए हो, प्रॉपर जो होता है शुरुआत से एंड तक, आखिरी मोमेंट पे नहीं बैठे हो आप अभी स्टार्टिंग मोमेंट पे बैठे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप सो आप यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्स्टली। कुछ बच्चे जो लिख रहे थे उनके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे दी फिलहाल। दूसरी चीज, अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको ऐसा लगता है कि मैम री एक्सप्लेन कर दो। कह रहा हूं अभी आपका मैं 10-15 मिनट अभी भी लूंगी, है ना, ऑफकोर्स 9:30 तक आपकी क्लास होती है, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट उससे एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दो रिएक्शन करके दिखाऊंगी, एक आयन इलेक्ट्रॉन से मेथड से बैलेंस और एक ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस, एक फाइनल एक क्विक फटाफट वाला, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही किया था, स्टार्ट करते टाइम इस लेक्चर को क्या बोला था कि 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तो थ्योरी में आ जाता है जो आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको सीपीपी मिल जाएगा, एक्चुअली आज तो सीपीपी नहीं मिलेगा, कल परसों तक आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व जरूर कर लेना एक बार, ठीक है, गो थ्रू कर लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं आपको जल्दी से बता, शी इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक ऐसी हाफ सेल जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की तरह चाहे यूज करो और चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह यूज कर लो, ठीक है। चलो अब बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कह रहे मैम शी ही समझा दो दोबारा, इतनी देर में तो मुझे शी नहीं समझ में आया। मैं 2 रिएक्शन तो करा के ही जाऊंगी, 2 रिएक्शन तो मैं बैलेंसिंग करा दूं फटाफट से। चलो अब पहले 1 मिनट में मेरी कहानी सुन लो, 1 मिनट मेरी कहानी सुन लो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो टॉपिक आपको वापस से रिवाइज करने पड़ते हैं,
टॉपिक आज समझोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप 4 दिन बाद भी भूल जाओगे, तो आप रोज उसको मैं रिवाइज करवाने नहीं आ सकती। दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग। अगेन थोड़ा सा बड़े बच्चे आ चुके हो, आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हो, तो आपको अब आधे घंटे में आपको चैप्टर कोई रिवाइज नहीं करवा सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। चैप्टर की लेंथ देख लो कितनी होती है, ये सबसे छोटा चैप्टर था, तब आपको 5 लेक्चर लग गए, तो वो बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फिलहाल बाकी सब हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, इसमें काफी ज्यादा। मैं आपको 2 रिएक्शन जरूर कराऊंगी एंड होने से पहले, ठीक है। वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम जो डाउट्स आए वो वही आए कि मैम आप एक रिएक्शन जरूर करा दो, ठीक है ना। चलो, तो हम 2 रिएक्शन करेंगे। अच्छा, आपको एक होमवर्क देते हुए जाऊंगी कि जो मैं आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करूं उसे आप ऑक्सीडेशन नंबर से ट्राई करना, जिसे मैं ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करूं उसे आयन इलेक्ट्रॉन से ट्राई कर लेना। ये मेरी तरफ से है, बाकी सीपीपी लगाना। इसके अलावा जितने क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे, बिलीव मी, उतना आप किसी और स्टूडेंट से आगे निकलते जा रहे हो। जितने आप क्वेश्चन लगा लो, वेदर इट इज इन सीपीपी क्वेश्चंस, इट इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, इट इज योर स्कूल क्वेश्चंस, इट इज योर एनी अदर बुक्स क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाओगे उतना आपको हेल्प मिलती जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक मैं वापस से एक चीज मैं वापस से बोल दूं, जो लोग बैकलॉग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं मैम टाइट्रेशन पूरा मेथड दोबारा समझा दो, जो 1 घंटे का है पूरा, है ना, जो भी 1 घंटे पढ़ाया है, अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, आज चैप्टर 4 चल रहा है, 1% भी डाउट है, मतलब कोई भी टॉपिक रिवाइज करवाना चाहते हो, तो थम जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, कल आप एक टेस्ट दे देना, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको समझ आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। फिर आपके लिए नेक्स्ट मंडे को वैसे भी कुछ आने वाला है। 100 बार बोल चुकी हूं, 101वीं बार भी बोल दिया है, बैकलॉग्स हो गए, कोई भी टॉपिक हो गया जो समझ नहीं आया, उसके लिए मैं आपको वापस से सारी चीजें समझाने वाली हूँ, ठीक है। फिलहाल हम जल्दी से रिएक्शंस में आते हैं, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलो, बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है। और होमवर्क है ना इसमें क्या है कि मैम आपको हमें करके आना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, यही इक्वेशन बैलेंस। चलो करते हैं जल्दी से करते हैं। अब देखो, बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन दिखी। फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है। ये 2 रिएक्शन इसलिए करा रही हूं, मुझे लगेगा 15-20 मिनट, 20 मिनट्स लग सकते हैं, बट वो इसलिए ताकि आपको दोनों मेथड वापस से पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि दोनों मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे आता है, मैंने आपसे बोला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यही लेगा आपका। बाकी तो एक एक नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा बाकी, ठीक है। सारे चैप्टर्स कराएंगे बेटा, चैप्टर 2 चैप्टर 3 सब कुछ होगा, बस अब बार मत बुलवाओ, ठीक है। यहाँ जाओ, वेरी गुड। तो 0 बोल दिया सभी ने, है ना मैम, ये तो 0 है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे फास्फोरस कितना आएगा देखते ही समझ गए होगे, हाइड्रोजन +1 होता है, 3 बार है, वहां जाके -3 निकालना हो, वापस से निकालो, x मानोगे, है ना मैम। हाइड्रोजन होता है +1 और मैम 3 बार हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ओवरऑल पे मैम कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे x + 3 = 0, जिससे आपका x की वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ पे तो हो गया मैम फास्फोरस -3। अब सुनो, देखो ऑक्सीजन तो जनरली मैम -1 रहता है, तो ऑक्सीजन का तो कुछ हो नहीं रहा होगा, हाइड्रोजन भी +1 रहता है, तो रिडक्शन भी, मतलब हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे जरा फास्फोरस चेक करो, हाइड्रोजन को मानते हो +1, फास्फोरस को मानो x, ऑक्सीजन होता है आपका -2 और 2 बार ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस पूरे पे देखो एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, -1, तो x प्लस यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -4 = 0, है ना, सॉरी -1, यानी कि x = ये पूरा -3 हो जाएगा, वहां पे +3 हो जाएगा, 3 - 1, वेयर एज फ्रॉम वेयर वी कैन से x = 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया इन द चैट बॉक्स। ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, जल्दी से बता दो, मजा आ जाएगी। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, मतलब समझ गए ना, रिडॉक्स कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है ये, कौन सी, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, है ना, या 2 और टाइप्स भी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक और टाइप होता है, वो तुम ही बता दो अब डायरेक्ट आंसर, है ना। बता दो चैट बॉक्स में कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। आई ट्राई कि मैं नाम देख पाऊँ। विच बेसिक रिएक्शन है, अरे यार टाइप ऑफ रिएक्शन, बेसिक तो है ही, OH नेगेटिव लगा है, कर दी ना ऐसी बात कि मैं नाम नहीं देख पाऊंगी। चलो, कह रहे डीकॉम्पोजिशन, बेटा बहुत पिटोगे, पिटाई की ना कोई भी लिमिट नहीं होगी जब पीटूंगी मैं तुम्हें। तो यहाँ पे फास्फोरस का हो रहा है 0 से -3, यानी कि फास्फोरस का क्या हो रहा है, 0 से -3, यानी कि फास्फोरस का हो रहा है मैम रिडक्शन, एंड फास्फोरस 0 से एक जगह +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन होगी अपनी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये है आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ही का ऑक्सीडेशन और एक ही का रिडक्शन। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बताइएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि ये रिडक्शन भी कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो लिख लेना यार कि जो P4 है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है प्लस ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये दोनों टाइप ऑफ एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चलो अब मैम दो हाफ्स में रिएक्शन को तोड़ोगे आप, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यस मैम, बेटा ध्यान से देखना भी, ठीक है, वरना फिर मैं छोटी छोटी वाली वही वाली बात है, इधर उधर तारे जमीन पर, फिर मैं ईशान बन जाती हूँ, ठीक है। तो ध्यान सुनना सारी बातें। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम, P0 से HPO2 नेगेटिव, P4 से मतलब P4 से बन रहा है मैम ये HPO2 नेगेटिव, और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है मैम, P4 से ये बन रहा है, P4 से क्या बन रहा है, PH3, है ना, ये बन रहा है। सही लिखा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सही, ठीक है, ठीक है, यहां तक की कहानी सही है। अब सुनना मेरी बात को, ये भी मैम लिख दिया आपने। अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। अच्छा मैम आपने OH नेगेटिव नीचे नहीं लाई, आप OH नेगेटिव, तो बेटा आई होप सो आप नहीं सोच रहे हो ये चीज। पहली चीज तो OH है तो ये बेसिक मीडियम पे रिएक्शन है, और दूसरी चीज OH वगैरह हम ऊपर छोड़ देते हैं, OH को ऊपर छोड़ते हैं, H को ऊपर छोड़ते हैं और H2O, तीन चीजों को हमेशा ऊपर छोड़ के नीचे ले आते हैं, है ना, तीन चीजों को नीचे लेके आते हैं। चलो भाई सबसे पहली कहानी मैम, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देखो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, दूसरे स्टेप में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ये निकालते हो, तीसरे स्टेप में दो हाफ्स में रिएक्शन तोड़ते हो, और चौथे स्टेप में पहले जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और जिसका रिडक्शन हुआ उसे बैलेंस करते हो। ये वाला स्टेप आप ऊपर भी कर सकते थे सबसे पहले, चलता, ठीक है, ये आप सबसे पहले भी करते तो चलता। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 1, 4 लगाइए, 4, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 1, 4। सबसे पहले हमने फॉस्फोरस को बैलेंस कर लिया, बोलो आया कि नहीं। हाइड्रोजन भी आप ऊपर छोड़ सकते हो, चलेगा चलेगा, हाइड्रोजन भी ऊपर छोड़ दो, एंड में ले आना, लेकिन मैं ये कह रही हूं चाहो तो छोड़ दो, 4 टाइम ऑफ P ले लो, 4 टाइम ऑफ HPO2 में से P ले लो, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पे फॉस्फोरस उठा के ले आना, है ना, उसका चार्ज के साथ लिख देना। मैं हाइड्रोजन उठा के इसलिए भी ले आई हूं यहाँ पे, इसका रीजन ये कि यार एक बार में साथ में ही बैलेंस हो जाएगा, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं भी करोगे मतलब चल सकता है ऐसा, है ना, आप कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, वापस आ जाए, यहाँ पे इधर पे आ जाओ, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, परफेक्टली समझ में आ गया, 2 हाफ्स में तोड़ लिया, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन भी छोड़ सकते थे, मैं बार बार बोल रही हूं, ऊपर छोड़ सकते हो उसको। मेरे पास एक भी छुट्टी का मैसेज नहीं आना चाहिए, जिसे छुट्टी चाहिए क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई ऑफलाइन में नहीं बैठे हुए हो, छोड़ के जा सकते हो क्लास को, बाद में आके रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। आंखें नहीं लेके जा रहा है कोई तुम्हारी, बाद में आके देख लेना, छुट्टी कर लो, अपने खुद से छुट्टी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ऐसे बोल दो जैसे किसी और को तो बहुत शौक है, जैसे मुझे तो आज मैं वहां जाके बोलूंगी हेलो मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया, मेरे पैसे भेजो। मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाने के, ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ चुपचाप, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, नहीं 10 मिनट से ज्यादा लग सकता, 10-15 मिनट लगेगा, गुड बॉय लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी हो रही है, ठीक है मैम। अब सबसे पहली कहानी में क्या आप बैलेंस करते हो, ऑक्सीजन बैलेंस करते हो। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हो, ऑक्सीजन बैलेंस करते हो, है ना, मतलब एक तो चीज हो गई। अब ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है मैम, 4 2 8 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 8। तो क्या दोगे तुम हमसे, ऑक्सीजन मांगोगे, हम तुमको वाटर देंगे। 8 वाटर लगा दीजिए मैम, 8 टाइम्स ऑफ H2O लगा दीजिए, 8 टाइम्स ऑफ H2O लगा दीजिए, ठीक है। यस मैम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, हटाओ। अच्छा वहां पे 8 हमने लगा दिए ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन हमने वहां पे लगा दिए। ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या दोगे, फिर उसके बाद मैम ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन कम पड़ गए होंगे,
यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे 8 1 8 8 2 16 हाइड्रोजन है। एक तरफ 4 हाइड्रोजन है, एक तरफ 16, तो मैम 12 हाइड्रोजन बचे। 12 हाइड्रोजन आयंस लगाइए, 12 हाइड्रोजन आयंस लगाइए। जितना हाइड्रोजन कम पड़ता है उतना H+ लगा देते हैं, पता है ना। ऑक्सीजन मांगोगे वाटर देंगे, हाइड्रोजन मांगोगे H+ आयंस देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन मांगा वाटर दिया, हाइड्रोजन मांगा H+ के आयंस दे दिए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना नहीं है, पर हाइड्रोजन है यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और उधर एक भी नहीं है, मतलब उधर साइड वो हमसे हाइड्रोजन मांग रहे हैं 12, तो हम उसको 12 हाइड्रोजन के आयंस दे देंगे, ठीक है। ये हमारी 2 हाफ्स में रिएक्शन को हमने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। बोलो, इसमें भी कोई डाउट नहीं आया होगा। अब ये भी बैलेंस, अब चार्ज बैलेंस करिए, हर एक को बैलेंस कर लिया, अब क्या करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे। चलो भाई जरा चार्ज को बैलेंस करो जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे चार्ज बैलेंस करती हूं तो कैसे होगा बैलेंस। यहाँ पे मैम 4 नेगेटिव है, जल्दी से बताओ इस साइड कितना चार्ज है, इस साइड बताओ कितना चार्ज है इन द चैट बॉक्स। 4 नेगेटिव दिख रहा है मुझे और 12 पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे कितना चार्ज है, 8+ का चार्ज है, +8 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं, सोचो सोचो जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं मैम। 0 बनाना है 8 को, तो मैम 8 पॉजिटिव है, उसको 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फेंक के मारो आप भाई जल्दी से। तो आपने दे दिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया 8। किसी ने 11 भी लिख दिया, पता नहीं क्यों। 11 क्यों लिख रहे हो यार, ओवरऑल देखो ना 12। अच्छा आप ये 11 मुझे पता है क्यों बोला, मैं तुम्हारी पिछली गलती से समझ चुकी हूँ। 12 का पॉजिटिव दिख रहा है मैम और 1 नेगेटिव, पर वो 1 नहीं है, उसके आगे 4 लगा हुआ है, तो भूलो मत ये सब चीजें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो आपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए +12 है और तो कहीं नहीं लगा, मतलब मैम यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। आप चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन में ऐसे भी कर सकते हो, है ना, मतलब वैसे तो कुछ भी करो चलेगा। आप इन दोनों को इलेक्ट्रॉन बराबर करोगे, है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन को मैम आपको जोड़ के नीचे लेके आना है। तो इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। सोचो, इस पूरे को और इस पूरे को ऐसा क्या करूं कि इसके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। 8 3 24 और 12 2 24, है ना, यही हो सकता है। या आप कैंसिल आउट भी कर दोगे 8 और 12 को, तो 4 2 8 4 3 12, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर करोगे ना, तो कैसे होंगे, सोचो कैसे होंगे मैम। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ये करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसिल आउट। 24 ही तो कॉमन वैल्यू आएगी। 8 2 16 होता है तो 12 2 तो नहीं होता, तो 12 2 24 ये कॉमन वैल्यू हमारी निकल सकती है। वेरी गुड, तो हम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को नीचे ले आइए, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को जल्दी से नीचे ले आइए। दोनों हाफ्स को जोड़ो, 3 से मल्टीप्लाई करना, 8 3 24 H2O प्लस 3 टाइम्स ऑफ P4 प्लस वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से 12 2 24 H प्लस 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 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट कर दिए है ना, 2 टाइम्स ऑफ P4 गिव्स आउट यहां पे क्या है 4 3 12 टाइम ऑफ HPO2 नेगेटिव, 12 3 36 H पॉजिटिव प्लस प्लस 12 2 नहीं सॉरी 4 2 8 टाइम्स ऑफ PH3, सब सही है। 12 2 24 H पॉजिटिव, 2 टाइम्स ऑफ P4, सब सही है ना। आई होप सो सही होते हुए चल रहे हो आप भी। चलो भाई अब मुझे पहली चीज यार देखो, यहाँ पे एक चीज दिख गई कि यहाँ पे 3 बार P4 है और यहाँ पे 2 बार P4 है, मतलब P4 3 और 2 बार है, तो टोटल मैं 5 बार लिख सकती हूँ, है ना। 5 P4 हम इसको बोल सकते हैं ओवरऑल, 5 टाइम्स ऑफ P4, 5 टाइम्स ऑफ P4 प्लस यहाँ पे क्या लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था यहाँ पे H2O ले लिया था, क्या लगा हुआ था LHS लिया था ना, P4 लिख दिया, H2O लिख दिया, क्या लगा था यहाँ पे H प्लस लगा था ना, 24 H प्लस, 24 H प्लस, हाँ 24 H प्लस, ठीक है, ये आपका हो गया। ये पूरी आपकी इक्वेशन हो गई। यस मैम, अब क्या देखते हो, हर चीज बैलेंस कर ली। यस मैम, हर चीज बैलेंस कर ली। फिर आप क्या देखते हो, ऑक्सीजन देखते हो दोनों साइड। चलो भाई चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा पहले देख लो, इधर उधर कुछ लेके तो नहीं जाना है। देखो यहाँ पे 36 H दिख रहे हैं, वहां पे 24 H दिख रहे हैं, एक साइड ले आओ उठा के, है ना, तो इसको हटा दो।
36 है यहाँ पे और वहां पे 24 है, 12 बचेगा, 6 - 4 = 2 1। हाँ तो एक साइड ले आओ 12H पॉजिटिव हो गए, इधर हटा दो, एक साइड ले आओ 12H पॉजिटिव हो गए। मैं ग्रीन कलर से वो चीज लिख रही हूँ जिसमें मैं चेंजेस ला रही हूँ, 12H पॉजिटिव हो गए, ठीक है। यस मैम, ये कहानी भी हो गई, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब सोचो क्या बचा, अब सोचो क्या बचा मैम। अब ऑक्सीजन देख लो, तो यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। यस मैम, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब क्योंकि ये रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में हो रही है, तो आपने जितने H पॉजिटिव लगे हैं उतने OH नेगेटिव लगा देने होंगे। चलो भाई लगाओ जल्दी से। 12H पॉजिटिव लगे हैं तो यहां पे जोड़ो 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, यहां पे जोड़ो 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, और वहां पे भी दोनों साइड जोड़ते हैं 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो 12 टाइम ऑफ H और 12 टाइम ऑफ OH मिलके बना लेंगे 12 टाइम ऑफ H2O। पूरे को हटाओ और लिखो 12 टाइम्स ऑफ H2O, पूरे को हटाइए, 12 टाइम्स ऑफ H2O लिखिए, ठीक है। पूरे को हटा के मैंने 12 टाइम्स ऑफ H2O लिख दिया। यस मैम। अब यार एक बात बताओ, यहां पे 12 टाइम H2O है, वहां पे 24 टाइम H2O है, यहां पे ले जाओगे ना इसको, दोनों H2O को एक साइड ले जाओ। ये तो आखिरी में करते ही रहते हैं ना, आखिरी में हम ये सारी चीजें तो करते ही रहते हैं। तो 12 H2O को वहां पे ले जाओगे, 24 से माइनस करोगे तो वहां 12 - 24 यानी कि 24 में से 12 गया, तो कितने H2O बचे, 12 H2O बचे, ठीक है, प्लस 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। बोलो किसे किसे समझ में आया, किसे किसे नहीं आया। इन द चैट बॉक्स क्लियर हुआ? अगर हो गया तो तुमको पता है तुम्हें क्लियर लिखना है, बताओ आया कि नहीं। बाकी सब लिख दो जो भी लिखा था। HPO क्या लिखा था, HPO2 नेगेटिव लिखा था यहाँ पे, है ना, और 8PH3, HPO2 नेगेटिव और 8 टाइम्स ऑफ 4 2 8 टाइम्स ऑफ PH3। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान से देखना, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए ओवरऑल, ठीक है। पूरी इक्वेशन में हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। चेक करिए, 24 हाइड्रोजन प्लस 12 36 हाइड्रोजन है ना, तो यहां पे 24 और प्लस 12 36 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। 20 कितने हैं, फॉस्फोरस 12 प्लस 8 20 फॉस्फोरस है मैम। ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है, सब बैलेंस हो गया। चार्ज देखिए 12 नेगेटिव और यहां पे 12 नेगेटिव, सब बैलेंस्ड है। दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। आया कि नहीं आया तो क्लियर लिखना है जल्दी से। आ गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ये। अच्छा ये एक अलग टाइप की रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन भी एक ही का हो रहा है, रिडक्शन भी एक हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। लास्ट इक्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि है अपना बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ये तो थोड़ा आसान होता है ना, ये वाला तो इक्वेशन आसान होती है। चलो करते हैं जल्दी से। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले मैम देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, वो एक इक्वेशन सबको समझ में आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। जिंक को अगर आप देखोगे तो जिंक का हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है चेक कर लो भाई, जिंक का हो ही रहा होगा। डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक वाले तो सारे अपने ऑक्सीडेशन में चेंज दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे देखो इसको -1 मानते हो, इसको 2 टाइम्स है, +2 आ जाएगा, है ना, प्लस का 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिखना है, रुको, ये आएगा आपका प्लस का 2, ठीक है, ये आएगा आपका प्लस का 2 आ गया, ठीक है। मैम इतना इजीली कैसे कर दिया आपने इतनी जल्दी। तो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन से किया था, ये ऑक्सीडेशन है इसी का। आयन इलेक्ट्रॉन से आप ये सेम रिएक्शन कर चुके हो, उसी का मैं ऑक्सीडेशन लेके आई हूँ, ठीक है। चलो लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब इसमें NH4NO3 उसमें कुछ और था, पर जिंक वाला सेम था, है ना। अच्छा अब नाइट्रोजन होगा, कैसे बता रहे यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिक एलिमेंट, इन सबका इतनी जल्दी नहीं होता भाई। फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, इन सबसे थोड़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखता है ना। चलो, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब तो वैसे भी 1 में ही रहते हैं, है ना, +1 और -2 में रहते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे किस में होगा चेक कर लो, NO3 है, हाइड्रोजन को x मानोगे, सॉरी हाइड्रोजन को +1 मानोगे, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका 2 होता है माइनस का, और 3 टाइम लगा हुआ है, 5 निकल के आ रहा होगा, है ना। तो x -3 2 6 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, -5 उधर जाके +5, ये x की वैल्यू आएगी, है ना, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
चलो यहाँ पे आ जाओ, जिंक को आपने माना +2 है ना, नाइट्रोजन को यहाँ पे नाइट्रोजन चेक कर लो +5 ही आ रहा होगा, नाइट्रोजन NO3 माइनस पे 5 ही होता है, NO3 माइनस जब होता है तो ये आपका 5 आता है ना, x मान लो है ना, प्लस ये आपका होता है माइनस का 2 इंटू 3 टाइम है, ओवरऑल पे माइनस का 1 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1, x आता है प्लस का 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, हटा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपका +5 के फॉर्म में है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे चेक करिए 2 नाइट्रोजन है, अब NO3 में तो आप समझिए कि नाइट्रोजन +5 आता है, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आप इस नाइट्रोजन में निकालिए चेंज, निकालिए, देखो इसको तो हम +5 मान लेंगे वापस से, आपको पता ही है NO3 के टाइम पे नाइट्रोजन हर बार देखो निकाल के देखा है +5 निकल के आ रहा है, जहां जहां NO3 है वहां पे नाइट्रोजन +5 दिखा रहा है, तो बार बार नहीं निकालेंगे, इसको निकाल लो, इसको मानोगे x, हाइड्रोजन 1 होता है प्लस का, और 4 टाइम हाइड्रोजन है ना, प्लस नाइट्रोजन को 5 मान लिया, प्लस ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2 और 3 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं लगा है, कितना आ जाएगा x +4 +5 -6 इज इक्वल्स टू 0 है ना, 9 माइनस 6 वहां जाके आई गेस 9x और 9 माइनस 6 x +3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 आ रहा है, यही आ रहा है, चेक कर लो x की वैल्यू यहाँ पे -3 आ रही है, चेक कर लीजिए क्या x की वैल्यू यहाँ पे -3 आ रही है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही होगी कुछ, चलो लिख देती हूँ -3 निकल के आई, ठीक है, चेक एक बार जरूर कर लेना, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन था। चलो भाई, तो ये भी कहानी हो गई। अब किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से ये भी चेक करना होता है मैम हमें। तो अगर मैं इसमें देखूं नाइट्रोजन को, तो यहां पे इसका हो गया मैम रिडक्शन, और यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये तो बड़ी इजी कहानी होती है ना। पहले तो देखो ये दोनों बैलेंस्ड है, यानी जिंक बैलेंस्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, वहां पे नाइट्रोजन 1 है, नहीं मैम ना, यहाँ पे तो 2 3 4 नाइट्रोजन है, तो ये मत बोलना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है बस उसी को बैलेंस करते हो, है ना। यस मैम। अब चेंज निकालते थे, अगर आपको याद हो, है ना, 0 से +2 मतलब मैम यहाँ पे 2 का चेंज आया है ना, चेंज इज इक्वल टू 2 का, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे मैम जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 का। नीचे देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में था, नाइट्रोजन +5 से बदल रहा है -3 में, काफी बड़ा चेंज है ना। कितना चेंज है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेंज है। +5 से -3 पे जब आप चल रहे हो तो 8 चेंज आ रहा है, चेंज इज इक्वल्स टू 8, बहुत ज्यादा चेंज है ना, चेंज इज इक्वल्स टू हमारा 8 आ रहा है, 8 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है। अब आप समझ गए भाई, दोनों में ही आपको एक कॉमन वैल्यू दी, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया ना। 2 1 = 2 मैम, 2 4 = 8, चेंज आ गया, कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं अगर हो सकता है तो। अब मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी आप, जिस रिएक्शन में 4 का चेंज आया उसमें 1 से मल्टीप्लाई, जिस रिएक्शन में 1 का चेंज आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई। चलो भाई, कहानी खत्म होने पे आ गई, ऑलमोस्ट कहानी खत्म होने पे आ गई। इस पे 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, जिस पे ये वाला चेंज आया है, तो 4 टाइम ऑफ जिंक है ना, HNO3 एज इट इज लिख दो, कोई लेना देना नहीं है अभी, है ना। और मैम यहां से हमें मिल रहा है, सबसे पहले HNO3 में 4 का चेंज आया तो 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 का चेंज है 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम ऑफ ZnNO3 ट्वाइस, है ना। ठीक है, अब बाकी सबसे तो कोई लेना देना था नहीं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो कोई मतलब नहीं है। H4NO3, H2O को छोड़ दो, एंड में ले आएंगे, ठीक है। ये एक एसिडिक मीडियम में हो रही है, मुझे पता है क्योंकि एसिड लिया हुआ है, वरना लिख के भी दे सकते थे, है ना, वरना लिख के भी दे सकते थे। यस मैम। चलो इसके आगे मैम क्या करोगे आप, इसके आगे आप क्या करोगे, अब आप देखो सबको बैलेंस कर लो जल्दी से। पहले तो देखो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, है ना। अब ओवरऑल यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 और 4 8 9 10, 10 नाइट्रोजन उस साइड, इस पे 10 लगाना पड़ेगा हमको, इस पे 10 लगाना पड़ेगा इसके आगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम ऑफ HNO3, नाइट्रोजन बैलेंस। जिंक देखिए 4 टाइम नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं हम, है ना। 10 3 डायरेक्ट 30 ऑक्सीजन है इस साइड, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6 एंड 6 4 24, और यहाँ पे कितने 3 + 3,
तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 27 ऑक्सीजन है। इस साइड 3 ऑक्सीजन की मुझे कमी दिख गई, क्या दे दूं मैं इसको, 3, वो ऑक्सीजन मांग रहा है मुझसे तो मैं इसको 3 वाटर दे दूंगी। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 6, सही है, 4 और 3 2 6, 10, हाइड्रोजन 10, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पे भी हर चीज बैलेंस हो गई। ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जल्दी से बता दो यार, क्या आपको ये रिएक्शन भी परफेक्टली क्लियर हुई है, यस और नो? क्या आपको ये रिएक्शन भी परफेक्टली क्लियर हो गई? दोनों रिएक्शन मैंने कर दी, आयन इलेक्ट्रॉन भी एक समझा दिया, ठीक है, और एक ऑक्सीडेशन। मतलब आपको मैंने ऑलमोस्ट, अगर मैंने 10 रिएक्शन भी कराई है इस चैप्टर की, 10 पेज की रिएक्शन हो गई, 10 रिएक्शन मतलब 10 पेज की आपने रिएक्शन कर ली, ज्यादा ही कराई होंगी, है ना? तो ये जो रिएक्शंस कराई हैं अच्छे से समझ लेना, पूरी चीजें इसमें समझाइए, टोटल A to Z, हर एक रिएक्शन से, जितनी रिएक्शन डे 1 से मैंने इसलिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा रिएक्शंस करानी स्टार्ट कर दी थी, ताकि एंड मोमेंट पे आप मुझसे ये मत कहो कि मैम अब आप रिएक्शन ही रिएक्शन करा दो। इसीलिए हम फर्स्ट डे से इसमें हर चीज बहुत डिटेल से पढ़ा रही थी मैं, और मैंने हर बार मैं बोल रही थी कि यहीं पे रिवाइज कर लो, यहीं पे रिएक्शन कर लो, ताकि हमें एंड में ये चीज 4 बार नहीं समझनी पड़े, क्योंकि ये 7 दिन का चैप्टर नहीं है, 8 दिन का या 10 दिन का चैप्टर नहीं है कि आपको एंड में जाके वापस से समझने की जरूरत पड़े। 3 क्लास में आपने पूरी चीजें समझ ली थी स्टार्टिंग की ही, 2 एक्स्ट्रा क्लास में, एक क्लास आपकी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टाइट्रेशन वगैरह ले गई, और एक क्लास में आपने हर चीज समराइज कर लिया। इससे एक्स्ट्रा इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि यार मैम थोड़ा सा तो जरूरत है, तो उस थोड़े के लिए याद रखना, जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यानी कि चैप्टर 1 2 3 और ये आपका रिडॉक्स चौथा ही मैं बोल दे रही हूं, है ना, ये चारों चैप्टर्स में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वरी नॉट, वरी बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस क्या करना है, एक चीज मैम लास्ट टाइम भी बता के गई थी, वापस से मैम बोल दे रही है, इस चैनल पे आ जाना, है ना कुछ आपके लिए आने वाला है इससे रिलेटेड। तो ये जो आपको जितने भी चैप्टर कवर करवाए हैं, कोई भी, चाहे आज का टॉपिक हो मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आया, मैम ये नहीं आया, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, इधर पे आ जाइएगा, ठीक है। कुछ आपके लिए है जो आपको पूरी तरीके से, जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक थोड़ा सा कुछ होने वाला है, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपके लिए हो जाएगा, पहली चीज। अच्छा, ये भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए। अच्छा, सीपीपी बता देती हूँ, सीपीपी आपको ऑलमोस्ट कल परसों तक मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड कल आपका मैं एक सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ, एज सच कोई बहुत ही वो बड़े लेवल का टेस्ट नहीं है, इट्स जस्ट एक काइंड ऑफ ब्रीफ तरीके से मैं समझ पाऊंगी कि आपको क्या क्या चीजों में डिफिकल्टी आ रही है, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको ऐसी देखना चाहती हूँ कि आपको आती हैं या नहीं आती हैं, आप वो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कल 5 बजे आपका एक सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है, तो टाइम पे कल आ जाना। आज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया, हो सकता है कल 10 मिनट कम करना पड़ जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी। चलो, सो ये आपकी हो गई पूरे के पूरे आज का सेशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर हो गया है पूरा चैप्टर क्योंकि खत्म हो गया है, तो आई होप सो ये पूरे चैप्टर में आप लिख दोगे जल्दी से, परफेक्टली क्लियर, यस और नो? हो गया ये चैप्टर परफेक्टली क्लियर? हो गया ना? कल 5 वाली क्लास है ना, 5 बजे वाली, 5 ही बजे तो होती है ना, होती है ना, 5 ही बजे होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे समझ में आ गया? चलो भाई 10 बजने वाला है, मुझे घर भी जाना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारे क्लियर आ गए, आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चंस लगाओगे खुद से उतना रिवीजन बेहतरीन बढ़िया होता जाएगा और आपका ये मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से पॉलिश्ड वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम तो आने ही वाले हैं कुछ लेके, हम तो आने ही वाले हैं आपके लिए कुछ लेके, तो उसकी तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हें टेंशन होती है वो हम लोग ले लेते हैं तुम्हारी जगह, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। अब कल सरप्राइज टेस्ट लेके नेक्स्ट वीक से एक बढ़िया सा चैप्टर को हमें शुरू करना है, जो कि होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। कोशिश करूंगी मैं उसके बाद आपसे, वैसे मैं पोल करवा लूंगी कि आपको थर्मोडायनेमिक्स चाहिए उसके बाद या ऑर्गेनिक, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे वापस से कल एक सरप्राइज टेस्ट के साथ। फिलहाल